डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। द रियल शक्ति लाइज इन नॉलेज एंड दैट इज द रीजन कि डेली बाइट से एक ओपन और फ्री वेबिनार मीट सभी कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कर रहा है। आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप आते हैं, आप इस सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके कंसर्न्स और प्रॉब्लम है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही हॉलिस्टिक मैनर में। डेली बाइट्स की पूरी फैकल्टी टीम, मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ। एक एक चीज़ जो आप लोगों का प्रॉब्लम है लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे और सभी कैंडिडेट को पूरा पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाएगा विद द थीम दैट यू गेन मैक्सिमम ऑफ द नॉलेज, दैट नॉलेज इन इटसेल्फ इज द बेसिस ऑफ रियल शक्ति। तो खैर डे 1 30 मार्च को हम आज केवल और केवल पीजीटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो भी पीजीटी लेवल के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर आज स्टेट लेवल पर भी मान लीजिए कोई पीजीटी लेवल का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ डाउट है तो हम उसके रिगार्डिंग भी आज बात करेंगे। केवल और केवल पीजीटी लेवल पर रिक्रूटमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। कोई ऐसा है जो आज के सेशन में नहीं ज्वाइंड है, वो फ्यूचर में इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है, तो अगर आप इस सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप ये नीचे दिए गए प्रोसीजर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन को आपको ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, ये डीबी वेबिनार, ये कोड जो लिखा हुआ है इसको लिख करके इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, तो फर्दर जो भी अपकमिंग सेशंस होंगे आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो डे 1 पर पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स पर हम बात करेंगे, डे 2 पर हम टीजीटी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स पर बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डे 3 पर पीआरटी लेवल पर जो भी प्राइमरी लेवल पर अलग अलग टीचिंग जॉब्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जहां पीजीटी टीजीटी पीआरटी लिखा हुआ है तो अब वो पीआरटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, लेट से बीपीएससी का हो, लेट से केवीएस का हो या फिर DSSB का हो, सभी लेवल पर बात की जाएगी। सेम गोज फॉर टीजीटी, सेम गोज फॉर पीजीटी। कोई सा भी टीचिंग का जॉब आप किसी भी लेवल पर अप्लाई कर रहे हो तो उसका डिस्कशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपके डाउट एंड क्वेरी है, जो भी आपके डिग्री से रिलेटेड कंसर्न है, उस पर भी हम लोग यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर 2 अप्रैल को डे 4 को बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर बात किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जिनको 2025 2026 में देना है, ऐसा ना हो कि ये फ्यूचर में आप सेशन देख रहे हो और आपको हार्ट अटैक आने लगे कि अरे भाई मैं तो टीजीटी वाले में एलिजिबल ही नहीं हूँ, अरे मैं तो पीजीटी में एलिजिबल ही नहीं हूँ। ये परिस्थिति बहुत नॉर्मल है। कोई भी कैंडिडेट सभी एग्जाम्स में एलिजिबल नहीं रहता है। हो सकता है कि जो यहाँ पीजीटी का रूल मैं बताऊं, आप पता चले केंद्रीय विद्यालय में ही आप नॉट एलिजिबल हो गए या नवोदय विद्यालय में ही आप नॉट एलिजिबल हो गए। ये बहुत नॉर्मल सा बात है, ऐसा हो जाता है। तो वो देखकर आप पैनिक मत करिएगा। अगर आप कोई भी टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री ले रहे हो, डीएलएड बीएड कुछ भी कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल कोई ऐसी वैकेंसी भी आती है जिसमें आप एलिजिबल रहते हो। जरूरी ये है कि यू कीप योर गन्स लॉक्ड एंड लोडेड। आप रेडी रहो कि जब सही मौका आपको मिले तो सही टाइम पर आप फायर कर सको। आप उस हिसाब से रेडी रहिए। तो जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये सभी रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग आपको पहले से प्रायर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नॉन टीचिंग जॉब्स, ऑफन जो टीचिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार जब फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं तो जो भी टीचिंग में फ़ी वगैरह होता है वो ऑफन मतलब टीचिंग वाला का तो फ़ी दे देते हैं, लेकिन जो नॉन टीचिंग जॉब होते हैं उसका वो लोग कई बार फ़ी नहीं देते हैं या सोचते हैं यार महंगा पड़ेगा, कौन जो है उसका मतलब फ़ी पे करके नॉन टीचिंग जॉब का भी फॉर्म फिल करे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन टीचिंग जॉब्स के फॉर्म को जो है आप प्रायोरिटी बेसिस पर फिल करिए। आई रिक्वेस्ट डेली बाइट्स टीम कि मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में हैं, if you people will add them faster then it will be quite helpful. ओके हाँ, तो नॉन टीचिंग जॉब्स में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑफन जो टीचिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं ऑफन वो नॉन टीचिंग जॉब पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका वो भी फोकस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि देखो यार जो प्रिपरेशन आप अपने टीचर एजुकेशन के फील्ड में कर रहे हो वो आपको नॉन टीचिंग जॉब में भी सेम चीज कुछ वैसा सा देखने के लिए मिलेगा। एंड डे 6 सबके इंपॉर्टेंट का टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइब्रेरी साइंस। सभी शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरी साइंस की सीट देखने के लिए मिलती है। किसी भी लेवल का आप वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो कम से ज़्यादा आपको लाइब्रेरी साइंस का सीट दिखेगा। एंड हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन भैया टीचर बनने के लिए बहुत बुनियादी बहुत बेसिक मानक है कि हर कैंडिडेट सीटेट या फिर जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेट से बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार टेट का पेपर, यूपी से यूपी टेट, झारखंड से झारखंड टेट, या फिर आप हरियाणा में रहते हो तो एस टेट का पेपर, मतलब अलग अलग लेवल का आप स्टेट लेवल का टेट सीटेट, उस पर हम बात करेंगे। फिर देखो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2 डिग्री लेते हैं, कोई पीजी से अप्लाई कर रहा होता है, कोई साइमल्टेनियस अप्लाई कर रहा होता है, एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। यूट्यूब पर अगेन हर आदमी अपने आप को सबसे बेस्ट क्लेम कर रहा है जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस पर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड द 9th डे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, हम जॉब रेडी स्किल, बिजनेस रेडी स्किल्स और बात करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं
जो सेल्फ का मतलब सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं। देखो ऊपर जो डे 1 से डे 8 तक जो भी बातें हो रही हैं वो केवल और केवल सरकारी नौकरी, सरकारी बात, कुछ उस तरफ जा रहा है, केवल डिग्री लेने की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपका अगर सॉफ्ट स्किल अच्छा है, आपका स्किल स्ट्रांग है, सॉफ्ट स्किल के साथ साथ, तो प्राइवेट किसी भी जॉब में, सेल्फ के किसी भी काम में एक सिंगल सा फॉर्मूला लागू होता है कि भाई S इज इक्वल टू एस, ठीक है। जितना स्किल उतनी सिक्योरिटी, जितना ज़्यादा आपके पास जॉब में स्किल्स रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी। धीरे धीरे जो है टाइम जैसे जैसे आप देखोगे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पास्ट 5 ईयर में आप देख लीजिए, क्या पास्ट 5 ईयर में 7 ईयर पहले क्या डेली बाइट्स ने खुद ये सोचा रहा होगा कि ये सेशन आपके साथ जो है हम यहाँ पर ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज हमको डेली बाइट्स सेमिनार कंडक्ट करना पड़ता है, वहाँ कुछ लोग आ पाते हैं, नहीं आ पाते, हम टाइम ज़्यादा देते हैं, एफर्ट ज़्यादा देते हैं और ज्ञान भी कम मिलता है। लेकिन आप देखिए आज आप अपने घर से ज्वाइंड हो, यहाँ सारा कुछ सीख रहे हो, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक पार्टिसिपेंट हो। एक दिन ऐसा भी हो कि भैया आप इस मीटिंग के होस्ट हो, एक दिन ऐसा भी हो कि आप खुद के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जो भी लेटेस्ट टेक की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीख रहे हो। खास करके डेली बाइट पर अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं बेसिकली नॉन टेक बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो लोग ऑफन इस बात पर एम्फेसिस नहीं देते हैं कि हमको अपना सॉफ्ट स्किल भी सस्टेन वे में इंप्रूव करने की जरूरत है। तो 9th डे पर हम जॉब रेडी और बिजनेस रेडी स्किल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इन शॉर्ट मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बेसिकली एक कैंडिडेट को मैंने पास्ट 4 साल से 5 साल से ये देखा कि कोई बच्चा डेली बाइट्स पर जॉब के लिए भी अप्लाई करता है ना, तो सीवी एट टाइम्स कैसे बनाना है, कैसे क्या बात रखनी है, कहनी है, ये भी एट टाइम्स आदमी लैक करता है। तो ये जो मेजर पॉइंट्स है यहाँ पर मेंशन्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो नीलेट C लेवल, ट्रिपल C लेवल, O लेवल, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वगैरह की चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। इनफैक्ट AI टूल्स भी इंक्लूड कर दिया गया। ट्रिपल C O लेवल इसलिए इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि देखो भाई बहुत सारे ऐसे जॉब भी आते हैं जहां पर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है 6 महीने का, 3 महीने का या 1 साल का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भैया ये ट्रिपल C और O लेवल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी उनके अंदर ही आता है ट्रिपल C और वो O लेवल वाला। ये डेली बाइट्स बस आपको उसको कंप्लीट कराने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये जॉब रेडी स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों का भी आपको बेसिकली समझ होना चाहिए। तो देखो यार, जो ये 9 डे सेशन का जो आपके आगे थीम रखा गया, ये बेसिक प्लान यही है कि जो गवर्नमेंट जॉब की सारी बातें वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सस्टेन्ड मैनर में आप अपने स्किल पर काम करिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करिए, क्योंकि कोई भी उसके लिए अलग से आपके लिए टाइम नहीं आने वाला, कोई अलग से टाइम नहीं आएगा आपके लिए। जैसे कहने का मतलब है कि आप अपने कॉलेज में हो, कोई सा भी डिग्री कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल साइड सीखते रहिए, वरना गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी के बीच में एक रास्ता नालायक वाला भी जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी किसी लायक न रह जाए, ठीक है, ये परिस्थिति उत्पन्न ना हो। तो सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव रहते हैं तो वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है, वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस यू विल मेक योर ब्रेड एंड बटर इन अ ईजी वे आउट। खैर, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर, PGT पर बात कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह पर बात कर लेते हैं। क्या ये सारा कुछ जो रिसेंटली अपडेट वगैरह आया है वो सब क्या है, हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। देखो यार, एक तो सबसे पहला एक बहुत बेसिक सा फंडा समझ लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT का किसी भी व्यक्ति को टीचर बनने के लिए एक बहुत बेसिक सा डिग्री रिक्वायर्ड होता है, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अब तक क्या होता था कि इट डिडेंट मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता था कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हो, हमेशा ये मैटर करता था कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में आपके पास B.Ed की डिग्री है, तो आप उसमें डायरेक्टली एलिजिबल होते थे PGT वाला टीचर बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बेसिकली बनने के लिए। इन शॉर्ट उसी बात को मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाऊं तो बेसिकली क्या क्राइटेरिया था कि देखो यार, सिंपल सा है कि हमको PGT बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती थी कि आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PG का डिग्री हो प्लस साथ में B.Ed हो, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर तुम PG हो तो ऑब्वियसली तुमने अंडर ग्रेजुएशन किया होगा, ऑब्वियसली तुमने UG कंप्लीट कर रखा होगा, तभी तुम PG कर रहे हो, ठीक है। लेकिन PGT का टीचर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और B.Ed होना चाहिए। ये बार बार बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखो बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास नहीं रहता है कि उनको लगता है कि अरे सर UG रहेगा उस सब्जेक्ट में तभी तो उसके बाद PG रहेगा। नहीं भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुम BCA करके आ रहे हो, तुम BTech करके आ रहे हो, तुम BBA करके आ रहे हो, तुम BSc करके आ रहे हो, ठीक है, तुम BA करके आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो,
अगर तुमको कल को मन करता है कि हमको एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, तो एमए हिस्ट्री मास्टर्स पीजी में एडमिशन लेने का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप मतलब आपने बस ग्रेजुएशन कर रखा हो। अब कोई बच्चा बीसीए हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीए हो या एमबीबीएस ही क्यों ना किया हो, कोई सा भी डिग्री आपने ले रखा है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भैया आप एमए हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं ये बात सभी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी डोमेन से ग्रेजुएशन करके जाओगे और जाके एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इग्नू में ले सकते हो। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो महज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखती हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, आप जाके मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने एमए हिस्ट्री के एग्जांपल दिया है, आप जाके एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हो, एमए जियोग्राफी में ले सकते हो, एमए इंग्लिश में ले सकते हो, एमए हिंदी में ले सकते हो, तरह तरह के मास्टर्स में कर सकते हो। इनफैक्ट एमएससी इन्वायरमेंटल वगैरह में भी आप चाहो, आप नई भी टेक वाले, आप नई भी साइंस बैकग्राउंड से हो, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप जाके मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनका ग्रेजुएशन के बेसिस पर ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री वगैरह नहीं सेट बैठता था। तो इट डिडंट मैटर कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, क्या किया है। वो लोग क्या करते थे, ऑफन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लेते थे, जो भी सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट आता था। क्योंकि देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि यार ठीक है, मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करना है, कि पॉलिटिकल साइंस में करना है, कि हिस्ट्री में करना है, कि इकोनॉमिक्स में करना है, कि ज्योग्राफी में करना है, सोशियोलॉजी में करना है, साइकोलॉजी में करना है। किसी भी फील्ड में आप मास्टर्स कर सकते हो, डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज तो वैसे कहती हैं कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही ही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल लागू होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें तो कई बार वो होता है कि पीजी के भी सब्जेक्ट में एडमिशन देंगे तो बोलेंगे कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है, सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कहती, ठीक है। तो आप बेसिकली पीजी कर सकते हो। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो पीजीटी के टीचर बनने के लिए हमको सिंपल सा क्या डिग्री रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास पीजी हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस हम लोगों ने बीएड कर रखा हो। इसमें सीटेट पास होना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। सीटेट पास होना कंपलसरी नहीं है पीजीटी का टीचर बनने के लिए। तो बेसिकली है क्या, वापस से मैं रिपीट कर दूं, पीजीटी का टीचर बनने के लिए क्या जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास पीजी हो, प्लस उसमें आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है। सीटेट एक कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं होता है इसमें, ठीक है। आपके पास पीजी है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएड है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो बात मैंने बोली, ये DSSB में तो अभी भी लागू होता है, केवीएस में लागू होता था। केवीएस ने रिसेंटली न्यू रिक्रूटमेंट रूल दिया है। एनवीएस में लागू होता था, एनवीएस ने भी न्यू रिक्रूटमेंट रूल दिया है। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया है। ईएमआरएस में मोस्ट प्रोबेबली ये लोग भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक तो इन्होंने चेंज नहीं किया। इनके यहाँ भी यही है कि भैया पीजी हो प्लस बीएड कर रखा है तो होता है। अब देखो यार, मान लो तुम बिहार से आते हो, तुम बीपीएससी का पेपर दे रहे हो, या लेट से हरियाणा से आते हो, उत्तराखंड से आते हो, हिमाचल से आते हो, तो वहां पर कई बार ये लोग कर देते हैं कि भैया हमारे यहाँ से आपने पीजीटी किया है और हमारे यहाँ से पीजी और बीएड कर रखा है, तो कई बार वो लगा देते हैं साथ में कि हमारे स्टेट का टीईटी का एग्जाम एस्टेट आपने क्लियर कर रखा हो या सीटेट पास हो। कई बार वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली सेंट्रल स्कूल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पर बेसिकली इस तरह का सीटेट का कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इस तरह का आपको बीपीएससी वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। कई बार वो लोग कहते हैं एस्टेट पास होना चाहिए या बिहार टेट पास होना चाहिए, हरियाणा टेट पास होना चाहिए। कई बार स्टेट गवर्नमेंट वाले लगाते हैं अपना, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन का केस है। अदरवाइज पीजी प्लस बीएड ही पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर एग्जाम में एलिजिबल हो ही, ठीक है। आप कहीं पर एलिजिबल होगे, दूसरा कहीं पर एलिजिबल होगा, तो ये बात एक नॉर्मल सा लागू होता है, ठीक है। तो पीजीटी का टीचर बनने के लिए आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट कहीं से भी कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं होता है। DSSB में आज भी ये नियम लागू होता है। केवीएस एनवीएस ने रिसेंटली चेंज किया है। केवीएस एनवीएस ने क्या चेंज किया है, थोड़ा उसको देख लेते हैं भाई। इन लोगों ने क्या अपने रिक्रूटमेंट रूल में चेंज कर दिया है, जिससे एक नया डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गया है। देखो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ ज्वाइन हैं, आप सबको एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये बातें समझने के लिए ना यूट्यूब या डेली बाइट्स के इस तरह के सेशंस अकेले ये सब पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। जब तक आप अपने अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे कि खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, नोटिस डाउनलोड करें और देखें। देखो वो बच्चा तो पक्का फेल होगा जो गूगल पर जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्च करेगा और जो गूगल पर जाके सिलेबस सर्च कर रहा है। किसी भी सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है
कि हम जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है कि हम जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। आपको एक एग्जांपल दे दूं मैं, जस्ट कल की बात है, डेली बाइट्स पर एक इंटर्न है, तो उस इंटर्न से मैंने बोला कि आप मुझे जामिया के वेबसाइट पर जाके जामिया का जो है बीएड का जो न्यू सिलेबस है वो आप दिखा दो कि आप कैसे ओपन करोगे। तो मैंने देखा कि एक इंटर्न क्या कर रहा है कि वो गूगल पे सारा कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, सारे वेबसाइट्स पर जा रहा है, इधर उधर सब कुछ सर्च कर रहा है, लेकिन कहीं से भी ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड नहीं कर रहा है। क्योंकि किसी भी ऑफिशियल नोटिस को अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो गूगल पर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो सकता है वो डेटा पुराना हो, अपडेटेड ना हो, किसी प्राइवेट वेबसाइट का हो। तो ये टेम्परामेंट भी आप डेवलप करेंगे, खुद से भी हम डाउनलोड करें। तो थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ खुद से आपको कैसे चेक करना है। बेसिकली अगर खुद से कभी इच्छा हो चेक करने की तो देखो भाई, kvssangathan.nic.in ये KVS की वेबसाइट है। इस पर आप आइएगा, सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर आप आ जाओ। इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपके आगे ओपन हो जाएगा और ये PDF आपके आगे ओपन हो जाएगा, जो कि देखो कि 20 मार्च 2025 को आया है, हार्डली कुछ दिन पहले ही आया है। ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल है। अगर किसी को स्क्रीन पर ब्लर दिख रहा है भाई तो इसके लिए KVS वाले जिम्मेदार हैं। बहुत घटिया सा PDF उन्होंने अपलोड किया स्कैन करके, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँ। तो हाँ, तो हम सीधा PGT पर बात कर रहे थे, तो हम PGT पर आ जाते हैं, देख लेते हैं कि PGT के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग बेसिकली दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए PGT के लिए इन लोगों ने क्या मेंशन किया है। अगर किसी को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप कनेक्ट कर पाएँ बात को। देखो यार, PGT के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि आपने मास्टर्स डिग्री ले रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें आपको 50% मार्क्स हो। साथ में ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल है जो रिसेंटली आया है, तो इन्होंने उसमें कुछ चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है, अभी तक क्या आप लोगों ने समझा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इन्होंने क्या चेंज कर दिया कि अगर तुमको अब PGT इंग्लिश बनना है तो ज़रूरी क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही रखा हो, साथ में आपने उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ रखा हो। ये आप अपने माइंड में रीड करिए, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखेगा, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो देखो भाई, सिंपल सा ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि तुमने BA इंग्लिश कर रखा हो, इंग्लिश ऑनर्स कर रखा हो तभी PGT इंग्लिश में अप्लाई करोगे। तुमने PG इंग्लिश कर रखा है तो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश पढ़ रखा हो तभी PGT में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अब नहीं कर सकते हो KVS में। सेम गोज फॉर PGT हिंदी। ये भी कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो हिंदी में रहोगे ही रहोगे, साथ में हिंदी को भी ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखा हो, चाहे एक ही साल आपने पढ़ रखा हो चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि उसमें ग्रेजुएशन हो या ऑनर्स हो, बस उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, जरूरी है कि बस वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो। फिर देखो कि BEd डिग्री होना चाहिए, ठीक है, विद 50% मार्क्स। ठीक है, ये सारा चीज़ वहाँ मेंशन कर रखा है। फिर देखो उसी तरह आगे आप देखिए, आई जस्ट शो यू। हाँ, उसके बाद देखिए PGT फिजिक्स में कोई बच्चा PGT फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, PGT केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, PGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहा है, PGT इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है। सभी लेवल पर क्या कह रहा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर बस पढ़ रखा हो। एक साल भी पढ़ा होगा चलेगा, एक साल भी पढ़ा होगा तो चलेगा। उसी तरह PGT बायोलॉजी में है, उसी तरह PGT हिस्ट्री में है, PGT जियोग्राफी में है, PGT कॉमर्स में है। तुमसे क्या कहा जा रहा है, PGT जियोग्राफी हिस्ट्री बायो में क्या कहा जा रहा है कि भैया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में आपने उसको बस ग्रेजुएशन पे पढ़ रखा तो भी चलेगा। अब उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा मान लो BA कर रखा है, उसने BA में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है, उसने BA में हिस्ट्री पढ़ रखा है, और UGC के नए नियम के हिसाब से कोई बच्चा चाहे तो डिस्टेंस से 2 PG अब कर सकता है, और कल को वो करे क्या कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले पॉलिटिकल साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले हिस्ट्री में। हाँ, तो वो 2 जगह PGT में एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन पे अगर उसने सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो। और साथ में क्या कह रहा है कि आपने BEd कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ। मतलब अगर BEd MAd इंटीग्रेटेड है तो भी चलेगा, BEd है तो भी चलेगा। ये बातें उन लोगों ने मेंशन बेसिकली कर रखी हैं। ठीक है, तो ये KVS का न्यू रिक्रूटमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के कारण। और जैसा कि इस पूरे वेबिनार मीट का शेड्यूल मैंने आप लोगों को शो कर रखा है,
जिनको भी टीजीटी वगैरह से रिलेटेड डाउट है, टीजीटी पर चर्चा कल होगी। आज केवल और केवल पूरा डिस्कशन पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अराउंड सेंट्रिक है, केवल और केवल पूरा डिस्कशन पीजीटी को लेकर ही होगा। फिर एट द सेम टाइम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो देखो यार, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या लागू होता है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में, या तो आपने एमएससी या एमसीए वगैरह कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में। जस्ट अ सेकेंड, Shreya ma'am, do not hesitate to remove the students, those who are raising the hand unnecessarily. Okay, then I'll go with this computer science. ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग हम बात करें तो पीजीटी एंड यस आई रिक्वेस्ट द टीम प्लीज डू नॉट ऐड एनी अदर स्टूडेंट, यू पीपल कैन टेक लीव एंड कोई भी ऐसे अननेसेसरी कुछ मीटिंग से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्लीज़ आप उन्हें रिमूव कर दीजिए, बिकॉज इट्स एन ओपन मीट, पीपल आर फ्री टू ज्वाइन, सो यू पीपल आर सपोज टू मॉनिटर द मीटिंग। डेली बैट्स टीम काइंडली लुक इन द मैटर। यस प्लीज़। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पीजीटी कंप्यूटर साइंस पर। जब हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस पर बात कर रहे हैं तो देखो यार, सिंपल सा है, या तो आपने एमसीए कर रखा हो या एमएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो, या तो आपने एमटेक वगैरह कर रखा हो, आईटी वगैरह में एमटेक कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते थे। अब तक केवल यही क्राइटेरिया था। इस साल से न्यू रिक्रूटमेंट रूल के बाद इन लोगों ने चेंज कर दिया है कि साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए, कि साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए। अब इन लोगों ने ये चेंज कर दिया है कि भाई साथ में जो है बीएड डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। पहले ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले ये क्राइटेरिया नहीं था कि आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है तो या तो आपने एमएससी किया हो, एमसीए किया हो, एमटेक किया हो, सीएसआईटी में कुछ इस तरह से कर रखा हो, साथ में बीएड 50% मार्क्स के साथ एक कंपलसरी क्राइटेरिया हो गया है, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो केवीएस ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टीचिंग मॉड्यूल में इस चीज को चेंज कर दिया है। जिनको भी टीजीटी लेवल पर कुछ डाउट है तो कल के सेशन पर मैं टीजीटी में चर्चा करूंगा। वापस से थोड़ा सा आ जाते हैं एनवीएस पर, देख लेते हैं एनवीएस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट्स को कैसे चेक करते हैं। तो जब नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की वेबसाइट पर आप आओगे तो एनवीएस पर भी आप वेबसाइट पर नीचे देखोगे सारा कुछ कंटेंट वंटेंट दिया होगा। स्किप टू मेन कंटेंट आप अगर करते हो नीचे की तरफ आप आओ, लेट्स से डाउनलोड्स पर मैं जाता हूँ तो इनका भी देखोगे रिक्रूटमेंट का रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे रिसेंटली न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया। ये क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, अगर आपको एग्जाम देना है, आप थोड़े भी सीरियस हो तो बहुत बेसिक सा बात है कि खुद से जाके डाउनलोड करके एक बार आप रीड करिए। इतना आप अपने आप को सहूलियत दीजिए कि हाँ आप जाके रीड कर रहे हो। तो एनवीएस के भी न्यू रिक्रूटमेंट रूल में आपको देखोगे कि ये सारा कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर। एनवीएस में देख लेते हैं कि भाई एनवीएस में क्या क्राइटेरिया है। नॉर्मल सा वही कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजी के लिए अप्लाई करोगे, साथ में बीएड हो 50% मार्क्स के साथ, या बीएड एमएड हो, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला कुछ भी कर रखा है तो भी चलेगा। अब यहां पर देखो पीजीटी इंग्लिश के लिए इन लोगों ने क्या लिख रखा है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि वो केवीएस में नॉट एलिजिबल है तो एनवीएस में भी नॉट एलिजिबल हो, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स बताया जा रहा है, अगर कोई बात मैं केवीएस के लिए बता रहा हूं तो वो बात केवल केवीएस के लिए ही लागू होता है। अगर कोई बात मैं एनवीएस के लिए बता रहा हूं तो वो एनवीएस के लिए ही लागू होता है। आप आपस में इंटरमिक्स नहीं करोगे कि अरे सर केवीएस में ये, हाँ केवीएस में ये है। उत्तर प्रदेश के पीजीटी टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, DSSB का अलग होता है। यहाँ जो भी बातें हम समझ रहे हैं फिलहाल केवीएस एनवीएस के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे के जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट उनके रिगार्डिंग बताऊंगा पीजीटी को लेकर क्या है। तो देखो यार, पीजीटी इंग्लिश को लेकर क्या है भैया, इनका क्या है, सिंपल सा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है कि सब्जेक्ट को लेकर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर इनका पीजीटी हिंदी को लेकर भी यही है। पीजीटी हिंदी को लेकर क्या है भाई कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में। कोई अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बात नहीं किया है। वैसे ही लेकिन फिजिक्स में जाओगे, केमिस्ट्री में जाओगे, तो मैथ्स में जाओगे, इकोनॉमिक्स में जाओगे, बायो में जाओगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इनमें जाओगे तो ये बात लागू होती है
कि आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में उसको ग्रेजुएशन में किसी भी एक ईयर में आपने पढ़ रखा है तो चलेगा, और साथ में बीएड की डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तो आप उस पर्टिकुलर वो में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। वापस से मैं रिपीट करूंगा, ये बात केवल एनवीएस पर लागू होती है, इसके पहले जो मैं समझा रहा था वो बात केवल केवीएस पर लागू होती है। उसी तरह एनवीएस में पीजीटी कंप्यूटर साइंस का यहाँ भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज देखने के लिए मिलेगा कि एमएससी एमसीए होना चाहिए, एमटेक वगैरह होना चाहिए, और साथ में बीएड कंपलसरी कर दिया है। पहले बीएड कंपलसरी नहीं था। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स में ये इन लोगों ने चेंज कर दिया है। कल के सेशन में हम लोग टीजीटी पर बात करेंगे बेसिकली कि टीजीटी में सब्जेक्ट के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर 90% लोग ऐसे हो सकता है कि सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, लेकिन देखो यार तुम सिर्फ ग्रेजुएट हो या क्लास 12th में भी हो, जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज नहीं तो कल ही आपके सामने आएगा, और कल को कोई भी आप डिग्री या कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बहुत स्पष्ट और क्लियर रहना चाहिए कि आप जो ज्वाइन कर रहे हो फ्यूचर में क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी बात को बेसिकली आपको अपने करियर में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आज हम किसी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसके क्या सारा जो है इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब देखो ये जो बातें मैंने समझाई थी केवीएस के रिगार्डिंग आपको समझाई, ये बातें मैंने एनवीएस के रिगार्डिंग समझाई। केवीएस और एनवीएस का ऑलमोस्ट देखोगे सेम नहीं है, सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि एनवीएस में देखोगे कि अभी भी कह रहा है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में पीजी हो साथ में बीएड तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केवीएस में क्या कह रहा है कि ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। बाकी अगर केवीएस एनवीएस में पीजीटी के टीचर के लिए कोई अप्लाई करता है तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए जरूरी है कि वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर 1 साल के लिए भी मिनिमम पढ़ रखा हो। उसके बाद अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं DSSB पर। DSSB में आज भी क्राइटेरिया सिंपल है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। इनफैक्ट इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यही नियम लागू होता है कि कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है तो बस उस सब्जेक्ट में पीजी कर रखा हो और साथ में बीएड है तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। अभी मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आऊँगा, उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि कल के सेशन में हम लोग टीजीटी पर बात करेंगे, टीजीटी को लेकर जो भी सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। एंड टीजीटी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसमें जो भी रिक्रूटमेंट रूल है उसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि टीजीटी में ना साइंस वाले बच्चे के लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सोशल साइंस वाले के लिए अलग होगा, क्या कहते हैं लैंग्वेज वाले के लिए अलग होगा, तो मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग होगा। तो सभी अलग अलग लेवल पर ना आपको अलग अलग टीचिंग का कॉम्बिनेशन टीजीटी लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरह से आपने आज का सेशन ज्वाइन किया उसी तरह से आप कल का सेशन ज्वाइन कर सकते हो टीजीटी के लेवल पर, जो भी डाउट एंड क्वेरी हो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए। इन मीन टाइम मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आ जाता हूँ। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आई विल कॉल आउट योर नेम्स एंड फिर जो भी आप डाउट होगा आप डिस्कस कर सकते हो। Before coming to your queries, Delhi Batch team, please do not add new candidates. जो भी डिस्कशन था that is over, and the candidates who have joined late, please आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के एंड में ही मैं आप लोगों का नाम कॉल आउट करूँगा। In meantime, I'll come to Pradeep, then I'll come to Ishu Malhotra. Yes, Pradeep. Then Arshad. नमस्ते सर। नमस्कार प्रदीप जी, बताइए सर। मैं बिहार मधुबनी से जी जी। और सभी पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न ये है कि जो पीजीटी टीचर के बारे में आप बोले हैं उसमें जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की बात हो रही है उसमें अगर 50 अंक का मेरा जो एक सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो क्या हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस यस, वो अगर वो सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स में कैलकुलेशन में ऐड हुआ है, ठीक है जी जी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस पढ़ा होना चाहिए प्रदीप। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, ओके। देन आई विल कम टू ईशू, देन आई विल कम टू अंजलि। Good evening, sir. Very good evening, Ishu. First of all, I would like to thank you because when I was preparing for B.Ed, so I watched your videos and it was really helpful, sir. Thank you so much.
एंड सेकेंडली सर मुझे ये पूछना था कि एक तो DSSB TGT और PGT के बारे में ना इतनी क्लैरिटी है नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। मतलब मैंने काफी स्ट्रगल किया ढूंढने में कि मुझे नहीं मिली इतनी क्लैरिटी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप ऐसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये डाउट था, जैसे अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी है लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें सर अभी मेरे को डिग्री नहीं मिली है इग्नू से, तो क्या उसकी वैल्यू इक्वल है एक रेगुलर एमए की? यस यस, डिस्टेंस से कोई भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, इट इज एट पार विद रेगुलर डिग्री। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया का सर एक्ट है उसकी 1986 का, इट इज टोटली एट पार। डिस्टेंस डिग्री बिल्कुल सभी जगह पर हर प्रकार से मान्य है, इसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीजी का जो आपका डिग्री है, ओके सर, तो सर जैसे जब हम फॉर्म फिल करते हैं DSSB का, तो उसमें वो हमारी डिग्री मांगते हैं या कैसे होता है? क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं डिग्री, इशू डजेंट बट आई मैटर कि क्लियर फॉर्म बोथ फिल करते टाइम्स। समय क्या मांगते हैं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अगर वो आपको जब फॉर्म फिल होगा तो उसी हिसाब से मांगेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। ओके। ठीक है, आप एलिजिबल तब होंगी जब आप कंप्लीट कर लेंगी। ओके सर, जैसे डिग्री आने में भी टाइम होगा तो फिर भी मैं फिल कर सकती हूँ, यस यस, राइट? आपने कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट आ गया है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप फिल कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू ईशू। देन आई कम टू अंजलि। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैं बीएलएड कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रेगुलर। जी, आप बीएलएड कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए, आगे बताइए। तो अगर जो आप जैसे आपने बताया कि पीजीटी के टीचर्स के लिए हम्म। हमें पहले मतलब बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो मुझे 4 साल का बीएड करने के बाद उसके बाद बीएड करना पड़ेगा, देन मुझे मास्टर्स करना है, तब मैं एलिजिबल होंगी, या फिर मैं बीएड के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ? देखो यार, अमूमन टेक्निकली तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल करती हैं, ठीक है। वो जो 4 ईयर एनसीटी रिकॉग्नाइज डिग्री है, वो बीएलएड वाला बात नहीं हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ओके। हम्म। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड में एडमिशन लिए हैं तो ऑलरेडी आपके यहाँ डिस्कशन बच्चे आपस में बात करते होंगे बीएलएड डिग्री को लेकर, हाँ कि जी। आने वाले समय में इसका क्या है, क्या भविष्य है, डिग्री हाँ ठीक है कि पता नहीं है। है। तो यार, शायद आप मेरे पास 1 साल पहले आती तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता बीएलएड करने के लिए, ठीक है, सॉरी टू से, क्योंकि आप डिग्री परस्यू कर रही हैं तो मुझे आपके दिमाग में कुछ इस तरह का अंडर कॉन्फिडेंस नहीं डालना चाहिए। डिग्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बीएलएड की एलिजिबिलिटी ना जगह जगह बहुत एम्बिग्विटी में है, हम्म। ठीक है। ये आपको खुद भी पता होगा, ये बात अपने संस्था में एक्सपीरियंस कर रही होंगी, ठीक है। बहुत जगह जगह एलिजिबिलिटी को लेकर एम्बिग्विटी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब बीएलएड वाले प्राइमरी में तो एलिजिबल रहते हैं, कहने के लिए टीजीटी भी एलिजिबल है, लेकिन आप कहीं टीजीटी का वैकेंसी देखिए, उसमें कहीं बीएलएड वाले को एलिजिबल नहीं करता ऑफन, हम्म। ठीक है। तो ये क्योंकि ओके। क्योंकि क्योंकि टीजीटी लेवल पर एलिजिबल होने के लिए सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, हम्म। और बीएलएड वाले को कहा जाएगा पेपर 1 दीजिए। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम बीएलएड डिग्री के साथ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और रही बात पीजीटी के लेकर, तो यस, कुछ ऐसे संस्था हैं जो अलाउ करती हैं पेपर देने के लिए। हाँ, तो सर मुझे पहले बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब पहले पोस्ट आप पीजी ग्रेजुएशन करनी करिएगा। होगी? पहले पीजी। हाँ, पहले आप पीजी ही करिएगा बीएलएड के बाद। ओके, और बीएड फिर? कहता हूँ पहले आप पीजी ही करिएगा, तब तक देखो तुम्हारे पीजी करने में 5 साल का गैप है अभी, हाँ। तो उसके बाद तब तक जो नियम होगा, फिर 5 साल बाद दिल्ली वाइट जब सेशन में ज्वाइन करेंगे, नवरात्रि और क्या कहते हैं रियल शक्ति लाइज इन नॉलेज, तो उस दिन मैं बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है उस पर, इसीलिए मैं उसमें बहुत अंदर नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी 2025 चल रहा है, 2030 के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। ओके। एंड बाकी अंजलि देखो, कभी भी मान लो अगर तुमको लगे कि करियर में कुछ नया रास्ता ऑप्ट करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग हम पाथ लिए हुए थे हम उसको चेंज कर लें। उदाहरण के तौर पर, किसी रेस्टोरेंट में मैंने अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया है, तो जस्ट बिकॉज मैंने पैसा दे दिया है, ऑर्डर कर लिया, दैट डजंट मीन कि मैं पूरा खा ही लूँ। मेरे लिए बेटर है कि मैं उसको फेंक दूँ, चाहे दुनिया मेरे से कहे कि अरे खाना ऑर्डर किए हो, फेंक रहे हो तुम, खा ही लो उसको। नहीं, फेंक दीजिए, उससे आपको तबीयत नहीं खराब होना चाहिए। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, कल को कभी ऐसा लगे कि कुछ नया डिग्री परस्यू करना है या फील्ड चेंज करना चाहती हैं, तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम एडमिशन ले लिए हैं तो भाई अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो ले लिया तो ले लिया। आज किसी फैसले को गलत कहीं पर कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि 4 साल 6 साल 8 साल हमेशा उसको हमको ऐसे ही चलाना है, ठीक है। अदरवाइज बीएलएड की डिग्री एक बहुत अच्छी डिग्री थी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाली, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी दिख रहा है, एंड 2025 के बाद बीएलएड बंद भी हो जाएगा, हाँ। हाँ जी। ठीक है। मोस्टफुली आप लास्ट बैच हैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हाँ। ठीक है। तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मेरे को जो कमेंट करना था मैंने कर दिया है।
बट डोंट गो बाय माय वर्ड्स, ठीक है। ये सब चर्चा आपके कॉलेज में ऑलरेडी हो रहा होगा, हाँ जी। ठीक है। आप कौन से कॉलेज में, एसपीएम में हैं? हाँ। ठीक है, ओके, गुड, ग्रेट, Thank ठीक you, है। sir. चलिए ठीक है अंजलि, कुछ और डाउट? अभी तो नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। आई विल कम टू विनीत तिवारी, देन आई विल कम टू अंजू। हेलो सर। हेलो विनीत जी, यस प्लीज़ बताइए। हाँ हेलो सर। जी विनीत, यस प्लीज़ बताइए। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था सर, इसमें जैसे आपने बोला कि विषय की बाध्यता केवीएस और एनवीएस में पीजी का जो रूल है पीजीटी के लिए, कि केवीएस में वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए और एनवीएस में ऐसा नहीं है सर। एनवीएस पीजीटी में के सिर्फ लिए। इंग्लिश और हिंदी में ऐसा नहीं है। हाँ सर, मेरा केस क्या है सर, मैंने बीटेक किया है और बीएड, जी। और उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स से किया है। ठीक है, तो अब तो उसमें सेट होगा, जैसे एलिजिबल बैठ जाएगा ना। मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 आपने बीटेक के फर्स्ट ईयर, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जी जी वो हो गया। और साथ में आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, तो जिस पर्टिकुलर जी सब्जेक्ट में जी आप मास्टर्स हो उसको आपने अपने हाँ ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा है 1 साल, जी सर। तो टेक्निकली यस यू आर एलिजिबल। हाँ तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, देखो हम एकदम, देखो जब जब रिक्रूटमेंट रूल में जब आप डीवी के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं कि ग्रेजुएशन में मेरा वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो यस, ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स 1, मैथ्स 2 ये सब पढ़ा होगा, राइट? हाँ सर। ठीक है। नहीं वो ऐसा, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि वो मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, अरे तब मुख्य थोड़ा विषय दिक्कत के हो रूप में कैसे होना चाहिए भाई? वहाँ लिखा हुआ है, बोल कैसे देंगे? जो लिखा हुआ है उसी से चलेंगे ना, वो उनके बोलने सकता से है। थोड़ी ना हाँ हो रहा है। ठीक है, जब रिक्रूटमेंट रूल में लिखा हुआ है कि पढ़ा होना चाहिए, तो कैसे कह दोगे मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए? ठीक है, मुख्य विषय के रूप में बोलेगा तो बोलेगा कि मुख्य विषय होना चाहिए। ठीक है, सर, ठीक है सर। हाँ, तो मुख्य ओके। विषय नहीं है भाई, ऐसा कैसे जब होना होगा तो बोलेगा मुख्य विषय होना चाहिए, और जिस दिन बोल देगा ना मुख्य विषय है, आधा से ऊपर लोग बाहर हो जाएंगे ऐसे ही। हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ठीक। कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, मान लीजिए मैथ्स, फिर एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, दोनों को कंबाइन करके टेक्निकली यस यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी मैथ्स। जी जी। ठीक है विनीत, ठीक है, ओके ओके, सर, थैंक थैंक यू विनीत। देन आई विल कम टू अंजू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर मैं आईटेक बीए बीएड सेकेंडरी में हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा। सर ये जो बीए बीएड सेकेंडरी 9 to 12 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, तो राइट। सर क्या 11 12 को पढ़ाने के लिए एमए जरूरी है या फिर बिना एमए के भी हो सकता है, जब उस आईटेक रूल्स के अनुसार 9 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल है? देखिए, मैं एक चीज़ आपके लिए, एक बात यहाँ पर ये ऐड करूँगा। देखो यार, जो भी बच्चे आईटेप वाले हैं, ये टोटली एकदम आपको पूरा डोमेन ही नया है, 2-3 साल हुआ है इसको शुरू हुए। आगे फ्यूचर में ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे, ये चिंतन का विषय रहेगा। लेकिन ठीक है, सिंस आप 4 ईयर वाले में आईटीपी में एनरोल्ड हैं, तो टेक्निकली आपको पीजी करना पड़ेगा, टेक्निकली। ठीक है, ओके सर। ठीक है अंजू, टेक्निकली आपको पीजी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आईटीईपी का सारा डोमेन ना एकदम नया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने वाले समय में क्या नियम रहेंगे, वी डोंट नो। ठीक है, ओके क्योंकि सर, थैंक यू। हाँ, 4 ईयर आईटीईपी इंटीग्रेटेड में क्या है कि ये साथ में ग्रेजुएशन और बीएड दे रहे हैं। अमूमन कोई ऐसा नॉर्मल आजकल बच्चा जो 4 ईयर वाला पीजी कर रहा है, वो टोटली एक सेपरेट चीज़ हो गया, और आईटीईपी सेपरेट चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा उसको ऐड ऑन करने के लिए देखना पड़ेगा। ओके, देन आई विल कम टू मोहम्मद साजिद। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर पीजीटी के लिए जो है पीजी में कितना मार्क्स होना चाहिए सर? 50%, 50%। 50% ना सर? जी, जनरल हो या कुछ भी, ओबीसी वगैरह सबका सबका 50% 50% होना चाहिए। चाहिए जी। सर ये ग्रेजुएशन में भी कुछ रखेगा इसका मायने, या अलग पीजीटी का अलग रहता है? नहीं, पीजीटी का टोटली अलग है। पीजीटी का ग्रेजुएशन से लेना देना नहीं है। न्यू रिक्रूटमेंट रूल में बस इतना है कि वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। इसमें जैसे कि सर मेरा ऑनर्स में मैं इंग्लिश से किया हूँ, ये यूजी और पीजी दोनों, इसमें मेरा 49% है इंग्लिश में, और टोटल ओवरऑल 56% है ग्रेजुएशन में। तो कोई इशू नहीं है ना इसमें? पीजी में कितना है? पीजी में सर 55 ही है, तो एलिजिबल है, क्या दिक्कत है? लेकिन यूजी मेरा कुछ कम था, 49% नहीं, ही है एलिजिबल है, ऑनर्स। बिल्कुल एलिजिबल है। यूजी में बस पढ़ा होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह के बारे में बात नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बस पढ़ा होना ना बस सर? पढ़ा होना चाहिए।
और सर बीएड में भी कुछ मार्क्स होना चाहिए क्या, या बस नहीं नहीं, बीएड बीएड में सब लोग 50% के साथ ही पास करते हैं भाई। उसमें कुछ इशू नहीं है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीएड के परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं होगा। 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, सब 50% पाते ही हैं बीएड में, ठीक है। जी जी। और सर ये बीपीएससी में जो है कितना बार मतलब बैठ सकते हैं? यार ऐसा कुछ लिमिट तो नहीं है बीपीएससी की तरफ से कितनी बार बैठ सकते हैं। नहीं सर, लिमिट है सर। अच्छा लिमिट है, कितनी जी बार जी, पीजी 5 में? बार बैठ सकते, 5 बार सर। अभी 5 बार बहुत होता है यार। जी 5 बार बैठ सकते। मतलब ठीक है, ठीक है, 5 बार तो सर बैठ। 5 बार जो बैठ सकते हैं तो सिर्फ जैसे कि पीआरटी में, या 5 बार टोटल मिला के टीजीटी पीजीटी मिला के, या सब में 5 5 बार? एग्जाम वाइज होगा 5 बार। 5 बार इज टू मच। आप लोग मतलब कैसी बातें कर रहे हो कि 5 बार बैठ सकते, यही करना है क्या जिंदगी भर? ये कहना नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूजन था। मतलब ये जो भी मैं डिस्कशन, ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब बैठ सकते होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि 5 बार बैठ सकते हो दैट सिंपली मीन्स 10 साल लग जाएगा, एक तरह से देखा जाए 8 साल लग जाएगा, 9 साल लग जाएगा, समझ रहे हो? जी हाँ मतलब कोई कभी किसी ने मेरे से पूछा नहीं है कि सर ऐसा कोई लिमिट है कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 5 बार इज ऑल्सो टू मच यार, 2 3 बार भी बहुत होता है भाई। जी सर। ठीक है साजिद, ठीक है। दिल्ली बैट्स की फैकल्टी भी है, आई जस्ट रिक्वेस्ट द टीम कि जरा मैम को यहाँ बुलाएं। शी इज़ टीचर इन बीपीएससी ओनली, बट वो भी आई डोंट थिंक इस पर वो कमेंट करेंगे कि 5 बार इज टू मच भाई। क्योंकि देखो इस बात को समझिए, 5 साल का मतलब ही नहीं होता कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर कैलकुलेट कर रहे हो। एक वैकेंसी को फाइनल होने में नहीं में 1 साल से 1.5 साल से 2 साल लग जाता है, जी ठीक है। तो 5 बार बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको उस डायरेक्शन में जाना भी चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बीपीएससी में जो 40 नंबर का जनरल सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या क्या रहता है सर सब्जेक्ट में? सेलेबस पर चर्चा, मतलब इस मीटिंग में हम एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलेबस पर मैं अच्छा। चर्चा जो है अलग से करा दूंगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। ओके, थैंक यू। आई जस्ट सेलेबस पर डिटेल में बात करने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। श्रेया मैम जस्ट काइंडली सेंड नुपुर मैम इन द मीटिंग। Sir, I'm already here. अच्छा अच्छा, ओके नुपुर, हाँ, ओवर टू यू। देख लीजिए, इन शॉर्ट सेलेबस ब्रीफ कर दीजिए, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है। इन शॉर्ट आप प्लीज़ ब्रीफ कर दीजिए, देख लीजिए क्या है, 5 बार दे सकते हैं कि 7 बार दे सकते हैं बीपीएससी में। मैम बीपीएससी में टीचर हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। यस मैम, ओवर टू यू। एक्चुअली ये 5 टाइम्स का जो आप कह रहे हो, इस पे बेसिकली बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि 5 किस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है। पीआरटी में 5 बार अलग, टीजीटी में अलग, या 6 to 8 में अलग, ये कंसीडर अभी एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकती क्लैरिटी के साथ, बिकॉज कई बार इस पे नोटिस आया है। लेकिन हाँ ये है कि आप 5 बार बैठ सकते हो, तो आप ये मान लीजिए कि 5 बार बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हो, टीजीटी पीजीटी ऐसे काउंट करके, ठीक है। बाकी सर का कहना सही है, इतनी बार बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में तीनों तो भर सकते हैं ना मैडम, अगर एलिजिबल है तो अरे तीनों तो तीनों भर में सकते कैसे हैं। एलिजिबल होगे भाई? हाँ नहीं सर, जैसे कि मेरा सीटेड भी क्वालिफाई है और एस्टेट भी हम निकाले हुए हैं दोनों पेपर, तो तीनों भर सकते हैं ना? अगर एलिजिबल है तो भर सकते हैं, ठीक है। अब या वैसे तीनों नहीं अमूमन भर होता नहीं सकते? कि वो बच्चा तीनों में एलिजिबल हो, ठीक है। अगर हाँ, आप एलिजिबल है तो सीटेड आप भी भर जैसे लीजिए। मेरा निकला हुआ और एस्टेट भी, दोनों पेपर आपने तो डीएलएड भर वगैरह भी सकते कर हैं। रखा है? बीएड सर, डीएलएड नहीं, बीएड। अच्छा, तो फिर प्राइमरी लेवल पर कैसे सेट बैठेगा? प्राइमरी वो 6 to 8 के लिए हम कह रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो एलिजिबल है, बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। तीनों भर सकते हैं सर, कोई जी दिक्कत नहीं ना राइट सर? नंबर मैम, एलिजिबल है तो भर सकते हैं यार, यस यस। ठीक है। बाकी अगर बीएड कर रखा है, सर मैं एक बार यस मैम। हाँ मेरी अगर वॉइस क्लियर हो तो मैं एक बार बीपीएससी वाला बता दूं। जैसे अगर कोई डीएलएड कर रखा है तो वो प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी मींस 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, प्लस सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को 6 to 8 का टीचर बनना है तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप डीएलएड कर रखे हो और सीटेट पेपर 2 आपने क्लियर कर रखा हो, ठीक है। आई रिपीट, डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 2, तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। और सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बीएड कर रखा हो और सीटेट पेपर 2 हो, ठीक है ना। अगर आप और ऊपर यदि 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए और एस्टेट, बिहार का एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। जी मैडम।
और अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हो तो एमए यहाँ पे सेम वैसा है कि पीजी आप कर रखे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो, वो वाला सीन यहाँ नहीं है। सिर्फ पीजी हो, साथ में आपने एस्टेट का पेपर 2 कर रखा हो और बीएड भी हो, ठीक है। जी मैडम। ठीक तो है ये एलिजिबिलिटी हो गई। नाउ अगर सिलेबस कंसर्न है मैम, 40 इन शॉर्ट मार्क्स ब्रीफ जो कर दीजिए, जनरल, इन शॉर्ट। हाँ हाँ इन ब्रीफ ही मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बेसिकली उसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग हर चीज पूछा जाता है। तो श्योरली आप केवीएस, एनबीएस या फिर DSSS का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़कर जो पार्ट है ना, जीके पोर्शन, पार्ट ए। ओवरऑल हर चीज आएगा। हाँ, वो आप फोकस कर सकते हो, या फिर सिंपली हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज रखना है। जी ठीक है ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। बीपीएससी को लेकर बस इतनी चर्चा रखेंगे। देखिए बिहार वाले में वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग सेट कर रखा है। अमूमन आप देखोगे 9-10 की वैकेंसी आप नॉर्मल सेंट्रल स्कूल्स में देखोगे निकलती भी नहीं है, लेकिन बिहार में निकलती है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो भी मैम एक्सप्लेन कर रही थी, जो भी बच्चे ऐसे जो बीपीएससी का एग्जाम है बिहार से उनका लेना देना नहीं है, तो वो इग्नोर करेंगे जो भी कुछ अभी नुपुर मैम ने बताया, क्योंकि जो भी कुछ वो बता रही हैं वो केवल बिहार सेंट्रिक ही है वो बातें। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो बिहार का नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, जिसको बीपीएससी का पेपर नहीं देना है। एंड हाँ प्लीज़ 5 बार पेपर दे सकते हैं, 6 बार दे सकते हैं भाई। मुझे तो सोच की वजह से सांसें थम जाती है कि आप ऐसा कैसे आप लोग बातें करते हो कि 5 बार देंगे या 6 बार देंगे, यही काम नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी प्रिपेयर अप करिए कि हाँ आपको बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स, जॉब रेडी स्किल्स आते हों, जिससे कि आप दूसरे डोमेन में भी काम कर सकें। ठीक है, खैर चलिए, आई कम टू अरशद प्रिंस। यस सर, जी एम आई ऑडिबल सर? यस प्लीज। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने अपना ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी से, LMNU यूनिवर्सिटी से करा है, इंग्लिश लिटरेचर से। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को तो 3 साल पढ़ा है। ठीक है, तो मैं पीजीटी टीचर के लिए अवेलेबल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। यस सर, मैंने इग्नू से अपना पीजी कंप्लीट करा है। ठीक है, अगर आपने इग्नू से पीजी कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू। देन आई कम टू अंजलि कुमारी। हाँ जी, हेलो सर। जी अंजलि बताइए। हाँ सर मेरा डाउट ये था, मैं मास्टर्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी से और मैंने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग क्या है रिक्वायरमेंट्स? अगर एमए सोशियोलॉजी की वैकेंसी का आपको वो दे रखा है तो आप उसमें रिक्वायरमेंट मेंशन होगा। आई डोंट थिंक कि सोशियोलॉजी पर मास्टर्स में पीजीटी में आपको बहुत ज़्यादा जॉब भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है अंजलि। हाँ ओके, देन आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट अनु रानी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग जी। Sir, I have 2 doubts, sir. First one is कि सर मैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए मैंने मास्टर्स की हुई है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि एज अ बायो टीचर सर हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता कि बॉटनी या ठीक जोलॉजी है, पढ़ा सही रहे, बात है। क्योंकि कंबाइंड ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सही तो बात सर है। जो हमारी डिग्री होगी तो सर उसमें जैसे अगर मैंने मतलब मेरी बॉटनी ग्रेजुएशन जो है मेरी बॉटनी में, तो मैं मास्टर्स जोलॉजी में कर सकती हूँ? यस, सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि वो सब्जेक्ट, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो तुम पढ़ रखी होती हो। यस सर। हाँ तो एलिजिबल है। बीएससी में सर एक मतलब सब्जेक्ट रहता है जो आप अगर पढ़ हो रखी सकता होती है हो। क्या सर, मतलब क्योंकि अभी इग्नू जो है सर वो साइंस का कोई मास्टर्स में कोर्स में सिर्फ जोलॉजी अवेलेबल है, तो सर मेरी ग्रेजुएशन बॉटनी से, तो मैं जोलॉजी में मास्टर्स करी तो मैं एलिजिबल हूँ? यस यस, ग्रेजुएशन में तुमने जरूर पढ़ रखा होगा एक सेमेस्टर में, बीएससी में पढ़ रखा था बच्चा। एक ही सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, बट हाँ, तो उसमें eligible शायद है। 1 साल या 2 सेमेस्टर मेंशन है। हाँ तो आप एलिजिबल हैं। सर उसमें 2 सेमेस्टर लिखा हुआ है या 1 ईयर, मैंने सिर्फ 1 सेमेस्टर में जोलॉजी पढ़ी थी। उसका कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा भाई, कोई जरूरी कि जूलॉजी नाम से ही हो। सर सब्सिडियरी ही है, बट सिर्फ मतलब जोलॉजी का एक ही मतलब सब्जेक्ट हमने एक ही सेमेस्टर पढ़ा था। हम कह रहे हैं कि जूलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसा सब, जैसे मान लो किसी स्कूल किसी कॉलेजेस में ऑफन होता है कि बच्चे इंग्लिश की जगह प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश ही है। तो जैसे तुम्हारा जो तुम कह रही हो कि सर हम एमएससी जूलॉजी कर लेंगे, तो क्या मेरा ग्रेजुएशन में जूलॉजी अगर है तो अगर आपने कोई और उसका सब्सिडरी भी सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा जूलॉजी का तो आप एलिजिबल हैं। ओके ओके सर।
ठीक है, उसमें जरूर, क्योंकि जूलॉजी जो एक सेमेस्टर आप कह रही हैं वो सिर्फ वही होगा जो उसी नाम से होगा, हाँ मोस्ट जी, हाँ प्रोबेबली वो जी फर्स्ट सर। या सेकंड सेमेस्टर में होगा मुझे लगता है, ठीक हाँ है, जी शुरुआत में, हाँ ठीक है। सर, बहुत जगह मेंशन होता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसके लिए हमें कोई अलग से डिप्लोमा या कोई कोर्स करना पड़ेगा कंप्यूटर के देखो, लिए? अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, कुछ जगह कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है। आज ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट्स में हैं कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, गुड प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, वो इसलिए क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं सभी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस होते जा रहे हैं, तो अभी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारा चीज़ होगा जो कंपलसरी हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि डेली बाइट्स पर जो आपको जॉब रेडी स्किल वाला सेशन है उसमें CCC O लेवल हम लोगों ने इसीलिए इंक्लूड कर रखा है कि फ्यूचर में कोई बच्चा किसी जॉब को इस तरह से अप्लाई करे तो एटलीस्ट उसके पास जहाँ पर कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, जैसे लेट से कोई लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट है तो उसको कंपलसरली बोलता है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेके आना है 1 साल का कम से कम, ठीक है। तो इसीलिए डेली बाइट्स जॉब रेडी स्किल के सेशन में इंक्लूड किया गया है वो चीज़ कि बच्चा दूसरे साइड से ही सही उस डिग्री को कंप्लीट कर ले 1 साल वाला। तो अभी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो श्योरली आप कर सकती हैं भविष्य में, ठीक है। सर, और इग्नू से मास्टर्स करे उसकी मतलब कोई वैल्यू तो मतलब बिल्कुल वैलिड है भाई, पूर्ण रूप से मान्य है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच। वेलकम टू पूजा द नीव सिंगल, पूजा यादव। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ हाँ सर, मेरा ये डाउट है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है और फिर मैंने बीएड किया है, ठीक है। तो मेरे लिए वाइडर स्कोप कौन सा होगा, मतलब मैं एमकॉम कर लूँ या मास्टर इन इकोनॉमिक? यार एमकॉम करो भाई, ठीक है। एमकॉम और आपने बीएड कहाँ से किया? क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज तो अलाउ नहीं, मतलब नहीं करती हैं अमूमन बीकॉम के बेसिस पर। टीचिंग पेडागोजी क्या था बीएड में? ये था सोशल साइंस और इंग्लिश। अच्छा, सोशल साइंस और इंग्लिश था, ठीक है पूजा, कोई दिक्कत नहीं, आप एमकॉम करिए, बेहतर रहेगा, अच्छा ठीक है। सर। और सिर्फ एमकॉम ही क्यों करो, जब तुम डिस्टेंस से एमए इकोनॉमिक्स में भी एनरोल कर सकती है तो वो भी कर लो। जुलाई साइकिल में अपना अगर डिस्टेंस से लेना है तो एक साइड में बीकॉम ले लीजिए और दिसंबर वाले साइकिल में एक एमकॉम में एडमिशन ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में भी, दोनों में। बेटर सेफ देन बीइंग सॉरी, जिससे एलिजिबल हो जाए वो ठीक है, ठीक है, डन पूजा। यस सर। ओके, थैंक यू। देन वेलकम टू नीव सिंगल। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? जी जी, बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये रियल जो इशू है ये उठाते हैं। नहीं, बहुत सारे आजकल कोर्स हैं, प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कोर्स बेचते हैं और ये जो इशू को एड्रेस नहीं करते। तो सर, मेरे 2 सवाल हैं इसके रिगार्डिंग पीजीटी के, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन तो सर ये है कि जैसे जो बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं या बीकॉम वाले हैं, बात वो कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं पीजीटी में, जैसे एमए ज्योग्राफी हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया, और बीएड कर लेते हैं। तो सर जैसे केवीएस में वो एलिजिबल नहीं रहे, ठीक है, आगे चल के हो सकता है डीएसएसबी भी ऐसा ही कर दे या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही कर दे। तो सर इसके लिए क्या एक स्टेप होना चाहिए ताकि आगे चल के ये दिक्कत और फेस ना करनी पड़े? अच्छा, क्या कोई ऐसा ठीक है। देखिए नहीं, एक सिंपल सा बात ये है कि वन समथिंग इज डन दैट कैन नॉट बी अनडन। कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुका है तो उसको हम पीछे जाके बदल नहीं सकते हैं। रही बात कि केवीएस ने ऐसा नियम चेंज किया है तो DSSB करेगा, ये बात कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि जायज़ नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर सरकार की भी गलती है। सरकार भी चाहती है कि लोग इसी सब चीज़ों में केवल झूला झूलें, बैठ के ढंग की चीज़ पर फोकस करने के बजाय उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है कि ग्रेजुएशन में 1 सेमेस्टर या ईयर में पढ़ रखा हो, तो बच्चा रियल इशूज़ के बजाय इन्हीं सब चीज़ों में परेशान रहे, ठीक है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ है। तो देखो यार, आने वाले समय में सभी संस्थाएं ऐसा करेंगी ऐसा कुछ नहीं है, एंड जहाँ तक मेरी समझ कहती है सब संस्थाएं नहीं करेंगी, ठीक है। जो रूल केवीएस का है वो केवीएस में रहेगा, DSSB में मोस्ट ऑफ लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि राज्य सरकारें अमूमन वही नियम कॉपी करती हैं जो केंद्र फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो, एंड आई स्ट्रांगली डोंट थिंक सो कि जो भी DSSB है या स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वो आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब घुसाएंगे बेवजह। और आप एनवीएस को ही देख लीजिए ना, रूल लिखने वाले का बैठ के मन कर रहा है रूल लिखने का कि इंग्लिश हिंदी में बात लागू नहीं होगी लेकिन बाकी सब्जेक्ट में होगी एनवीएस में। तो समझ रहे हो, लिखने वाले भी अपने हिसाब से बैठ के लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए केवीएस कोई रिक्रूटमेंट रूल लिखा, केवीएस ने कहा भैया इंग्लिश हिंदी वाले को ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। एनवीएस कह रहा है सब कुछ सेम है लेकिन इंग्लिश हिंदी में लागू नहीं होता। तो मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब क्या बैठे करना क्या चाह रहे हो? वहाँ एनवीएस में कोई टीचर है, केवीएस में कोई टीचर है, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से?
लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि यही सब बैठ के डिस्कशन हो, इसी सब चीज़ों में उलझे रहिए, ठीक है। तो अगेन मैं यही कहूँगा, उसका कोई उपाय नहीं है कि आप पीछे जाके चीज़ों को चेंज कर दीजिए। ये महज आई एम सॉरी टू से एक बहुत बिटर ट्रूथ है। ये सरकार ने लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया है कि भैया तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो, तुम ग्रेजुएशन कर रखे हो, पीजी कर रखे हो, कब आपका बड़ा वाला कट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कल को किसी पेपर में एलिजिबल हैं तो ये महज आपकी किस्मत है, सर एक क्वेश्चन खास करके टीचिंग सेक्टर में। हाँ यस प्लीज नहीं। तो सर जैसे कि अब हमारा हो गया, हम हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, हम जो है प्राइवेट से कर सकते हैं, मान लिया कि बीए कर सकते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम प्राइवेट बीए कर लें बाय चांस, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो क्या वो वैलिड होगा? और या ऐसे तो नहीं हुआ कि इस जो सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया वो पीजी के बाद किया, तो इस वजह से क्रेडिट में बाहर कर दे? देखो भाई, आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा आपको भाई बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, प्लीज़ आप लोग करियर में इस तरह का प्लानिंग ना बनाया करिए। देखो ये सच्चाई है कि आपके प्लानिंग में मैं हाँ करूँ तो कल को भाई अच्छे खासे बच्चे हैं वो हैं कि जो वही आएंगे हमारे भाई टीजीटी के कोर्सेज ज्वाइन करने, पीजीटी के कोर्सेज ज्वाइन करने, लेकिन हमारे प्रिपरेशन क्लासेस और कोर्सेज से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि निजी रूप से आप अपने करियर में सक्सेसफुल रहिए। ये बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया लेवल का सोच है। ये आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि हम वापस से फिर जाएं 3 साल का ग्रेजुएशन करने ताकि हम एलिजिबल हो जाएं। कल को सरकार फिर कुछ नया नियम बदल दी तो पता चला जिस बैंक में पैसा जमा करा है तो बैंक के डिफॉल्ट कर दी तो, ठीक है भाई। आज आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने नियम चेंज कर दिया तो वापस से हम 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और फिर चेक करें पीजी वाला सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कल को पीजी वाला नहीं सेट बैठेगा तो सोचोगे एक तो पीजी भी कर लें। भाई 30-35 साल तक हम लोग व्यक्ति यही नहीं करता रहेगा। लेकिन ठीक है, जो आपने प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल ग्रेजुएशन वापस से कर सकते हैं, ठीक है, और आपके पास ग्रेजुएशन है और पीजी है तो आप बिल्कुल एलिजिबल बैठ जाएंगे। क्योंकि अगर इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो आपकी बात सही है इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो लिख रहा है कि ग्रेजुएशन के साथ पीजी होना चाहिए, कहीं से ये नहीं लिख रहा है कि पहले किया हो बाद में किया हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपने पीजी किया था तो पहले भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, राइट, ठीक है, तभी आपने वो पीजी किया है तो टेक्निकली एक तरह से तो वैध तो बनेगा क्योंकि लीगल ग्राउंड पे तो वैध बन रहा है, कोई आर्गूमेंट नहीं बन रहा उसमें काउंटर कि ग्रेजुएशन के बाद ही पीजी है। क्योंकि वो जब पहले आपने पीजी किया तब भी आपने ग्रेजुएशन किया था, आप पीजी के बाद फिर आप यूजी करोगे जस्ट बिकॉज आप पीजीटी में एलिजिबल हो जाओ तो ठीक है, एक तरह से तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन भाई मेरे तरफ से तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, ठीक है। न्यू आइए साहब अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं। हेलो, वेलकम टू यू सिंटू, यस प्लीज, ठीक है। नमस्ते सर। सिंटू मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप पे 1 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये यस सिंटू, यस प्लीज़ आप ही बता दीजिए। हम बताइए सिंटू, यस। सर मैंने जो अपनी बी है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से की थी, ठीक है। अब मास्टर डिग्री उसी से चल रही है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, ठीक है। तो क्या नाम है, अब मेरी बीएड भी कंप्लीट होने वाली है, तो क्या नाम है जो ये एनवीएस केवीएस का नोटिफिकेशन है इसमें तो पॉलिटिकल साइंस वाली पीजीटी की वैकेंसी नहीं है। हाँ इसमें नहीं है, DSSB में आती है, उसके अलावा और कहीं नहीं आती। यार देखो पॉलिटिकल साइंस की सीटें आती हैं कम, ठीक है, या नेग्लिजिबल भी देखने के लिए मिलती है, तो कम आती है पॉलिटिकल साइंस पे पीजीटी की टीचर। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आती है, तो जब आएगी तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और जो टीजीटी सोशल साइंस है उसमें मैं फिर एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। और टीजीटी में आप एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए या जियोग्राफी के साथ। हाँ तो क्या नाम, अब मैं अगर दोबारा बीए करूँ तो एलिजिबल हो सकता हूँ? फिर दोबारा बीए करूँ? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है, लीगल तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद फिर वैलिड रहूँगा, एलिजिबल रहूँगा? हाँ उसके बाद एलिजिबल रहेंगे क्योंकि अब ये क्या नाम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ा, नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। नहीं एलिजिबल है भाई, सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले टीजीटी लेवल पर एलिजिबल नहीं रहते हैं। उनका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ या तो पॉलिटिकल साइंस या तो जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट आपने 1 साल के लिए पढ़ रखा हो विद हिस्ट्री, ठीक है, सेम गोज फॉर विद जियोग्राफी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पे बात लागू नहीं होती है, तो आप टेक्निकली टीजीटी में नॉट एलिजिबल है। जैसे कि मेरी जो ग्रेजुएशन जिसमें एक सब्जेक्ट मैं समझ गया, आप नॉट एलिजिबल है टीजीटी लेवल पर, ठीक है। हाँ वो ठीक है। एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि मेरे पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट था, एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, अब मैं मास्टर डिग्री इंग्लिश में कर लेता हूँ और वहाँ अपनी बीएड लगाता हूँ, तो फिर मैं एलिजिबल हूँ टीजीटी इंग्लिश के लिए?
पीजीटी के लिए एलिजिबल है, टीजीटी के लिए नहीं। हाँ मतलब पीजीटी इंग्लिश के लिए। हाँ तब एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है ना क्या वो, मतलब उसमें तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम था, तो वो एक ही सब्जेक्ट था इंग्लिश का? हाँ बस पढ़ रखा हो एक बार। ठीक है। ठीक है, पढ़ रखा हो बस। थैंक ठीक यू है, सर। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगेन मैं सभी लोगों को रिपीट करूंगा कि भाई ये सब मतलब आप लोगों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए कि आज मैं 3 साल करूंगा तो कल को 3 साल बाद वो मुझे एलिजिबल कर देगा। यार 3 साल बाद वो नियम बदल दे तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2 साल पहले यही सोच के पीजी किया था। हाँ ये तो है। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, आप लोग जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हो 2 साल पहले यही सोच के किया था, क्या पता वो आगे सीधा क्या पता पॉलिटिकल आगे बदल दे। साइंस। तो मतलब ठीक है, मतलब प्लीज़ यार, मतलब मतलब एज अ टीचर इट रियली फील्स बैड। मुझे अपने स्टूडेंट के लिए लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे को वापस वो 3 साल पढ़ने सिर्फ इसलिए जा रहा होता है कि कल को किसी को गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएगा, वो 3 साल पढ़ने इसलिए नहीं जा रहा है कि कुछ सीखेगा। तो ये मुझे हाँ तो सोच ये के ना बहुत मतलब सर दुख ये वो देता है। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी डीएसएसपी के अलावा और कहाँ देखने को मिल सकती है? मतलब जैसे यार कि वो किसी भी अदर लेवल स्टेट पर में। कहीं भी वैकेंसी आ सकती है, और जब आएगा रिक्रूटमेंट रूल, जब उनका रिलीज हो तभी कोई कुछ कमेंट कर सकता है, ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, उससे पहले मतलब कुछ जैसे भी कि बात वो करना मतलब बहुत जायज नहीं होगा। जैसे कि मैं दोबारा ग्रेजुएशन करूँ और उसमें क्या नाम उसके बाद फिर से एमए भी करनी पड़ेगी? अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पीजीटी बनना है तो यस। अगर टीजीटी के लिए चाहिए तो सिर्फ वही? टीजीटी के लिए चाहिए तो सिर्फ वही। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सिंटू, थैंक यू। देन आई कम टू वेयर इज कहकसा नाज, शी हैज रेज्ड हर हैंड। कहाँ गई? ओके, देन आई कम टू कोमल। यस कहकशा, कहकाशा, सॉरी जो भी है। हाँ वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा भी यही सवाल है, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है और मास्टर्स की है मतलब पॉलिटिकल साइंस में। तो DSSB में तो एलिजिबल है, केवी और एमवी में तो परमानेंट पोस्ट ही नहीं होती ना पॉलिटिकल साइंस में। नहीं आती नहीं है, जब आएगा तो एलिजिबल रहेंगे। नहीं मैंने सुना है होती ही नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में वो लेते हैं पीजीटी के नहीं लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सभी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल लेने लगे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि पीजीटी का टीचर चाहिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। तो आती है सर? हाँ हाँ यस, वैकेंसी आती है, परमानेंट मतलब रेगुलरली आएगी कि नहीं आएगी ये एक अलग तरह का क्वेश्चन मार्क है। ये तो कोई बात ही नहीं हुआ कि कॉन्ट्रेक्चुअल आती है। कॉन्ट्रेक्चुअल तो आजकल सभी विभागों में वैकेंसी आने लगी है। ठीक है, रेलवे से लेके कहाँ नहीं आ रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ वहाँ पर इस तरह का दिक्कत है कि वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी मतलब कम आती है, या कह लीजिए जब आ रही है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पे निकाल दे रहा है, ये वो एक अलग मसला है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आप नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज कर रही हैं तो कल को परमानेंट सीट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो मतलब केवी एनवी में भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ मैं? यस, पॉलिटिकल साइंस से आता है तो ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि इस पे भाई पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा जो है माइंड में असमंजस हो रहा है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आई विल कम टू डाउट ऑफ यू पीपल, एक सेकंड दीजिए मुझे, थोड़ा आप ये देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिल्ली बैट्स की मीटिंग में आए हो भाई तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा वाला होना चाहिए, इसलिए आप देख लीजिए। खैर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे ये जस्ट इसके पिछले जो 2-3 साल पहले जो केवीएस की वैकेंसी आई थी 2022 के एंड में, ये उसमें पीजीटी में जो अलग अलग तरह का पीजीटी का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ये अलग अलग लेवल पर पीजीटी टीचर का इनको रिक्वायरमेंट था। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके रिगार्डिंग मेंशन्ड है, ये पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन इससे आप ये देख के समझ सकते हो कि किस तरह का पीजीटी लेवल पर सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, साथ में बीएड का डिग्री होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये पुराना एक वैकेंसी है। तो किस तरह का पीजीटी का सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो अब केवीएस में देखो कि वो परमानेंट सीट है ही सारा बाकी के सब्जेक्ट्स का। अब तुम ये कह सकते हो कि सर हाँ पॉलिटिकल साइंस का तो उसमें नहीं है, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस का जब निकलेगा तो परमानेंट रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देके दिखा दे रहा हूँ, आप ज़्यादा बेहतर कैच कर पाएंगे। मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप सभी लोग बस। टीजीटी, दिस इज केवीएस एंड देन वी आर गोइंग फॉर एक सेकंड दीजिए मुझे बस।
एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आप लोग एक पीजीटी का एक एडवर्टाइजमेंट ढूंढ रहा हूँ। आई हार्डली टेक 30 सेकंड्स मोर। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की सीधे डायरेक्ट सीटें आती हैं। मैं चाह रहा था कि मैं वो आप लोगों को दिखा दूँ। खैर नुपुर मैम, इन केस आपके नॉलेज में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट होगा तो आप देख लीजिए। आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द मीटिंग। तो देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए ये EMRS का है आपके स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूँ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह का पीजीटी का वैकेंसी आता है। डिपेंड करता है कि DSSB में उस तरह के टीचर का डिमांड है कि नहीं। जैसे आप ये देखोगे DSSB का, इसमें पीजीटी का अलग अलग टीचर्स का आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस का नहीं मिल रहा है, लेकिन जस्ट फॉर योर एग्जांपल जैसा भी कोई साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का पूछ रहा था तो DSSB में तुम देखो कि पीजीटी का है साइकोलॉजी का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का तुमको अलग देखने के लिए मिलेगा, पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, DSSB में तुमको पीजीटी का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं EMRS में देखो जो सेम टू सेम ऑलमोस्ट NVS में भी यही फॉलो होता है। इसमें आप देखो कि पीजीटी के वैकेंसी में आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं दिख रहा है। काफी थोड़े दिन पहले आया था नोटिफिकेशन, उसमें था फरवरी में आया था जो। हाँ हाँ, वही मैंने कहा कि वो हाँ तो सर जैसे मैंने ना एक सेकंड। हाँ तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक रिलायबल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको पीजीटी का टीचर बनना है, इससे बेहतर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यहाँ सब्जेक्ट आप देख के समझ सकते हो कि किस तरह की रेगुलर डिमांड आ रहा है। एंड इन सब्जेक्ट्स को समझने का सिंपल सा तरीका क्या है कि बेसिकली ये किस बेसिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग रूल किस बेसिस पर सेट करते हैं। ये लोग रूल सिंपली इस बात पर सेट करते हैं कि किस तरह का स्कूल्स में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई बच्चा अगर कॉमर्स का होगा तो क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले या जामिया वाले जब बच्चे को कॉमर्स पेडागोजी देते हैं तो कहते हैं M.Com होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स B.Com वाले बच्चे को कुछ ऐसी पढ़ाई वो किया ही नहीं रहता है जो स्कूल लेवल पर वो पढ़ाए, तो इसीलिए लोग नॉट एलिजिबल कर देते हैं। तो अमूमन देखोगे कि जो भी वैकेंसीज आती हैं, कंप्यूटर साइंस का टीचर, बायो का टीचर, फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए उनका आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब साइकोलॉजी का था, सोशियोलॉजी का था, कुछ था, तो DSSB वगैरह में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगेन वो बेसिस पॉइंट नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को चूज करने का कि इस पर वैकेंसी आएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वैकेंसी आए। ठीक है, हाँ यस कक्षा, यस प्लीज। ये केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने ये बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परमानेंट पोस्ट होती नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट पोस्ट नहीं होता है। नहीं, आजकल KVS में सारी रिक्रूटमेंट ही लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं। 2018 के बाद सीधे 5 साल बाद वैकेंसी आई थी 2022 के एंड में, तो बीच में बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट हुआ था। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीजीटी में बात लागू हो रही है जो आप कह रही हैं। ठीक है, जो बात आप कह रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए वो जो है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ही लेती हैं, और जिस बिकॉज आप इस बात को इसलिए मान लीजिए कि कोई KVS का कह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परमानेंट सीट ही नहीं आ रही है। बीच में जितनी भी वैकेंसीज आई थी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल ही आई थी 11 महीने की। ठीक है, 1 साल की, जैसे आप समझिए, तो इस वजह से वो कर रहे होंगे। जैसे कि अब मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ अपनी ग्रेजुएशन करता हूँ। ठीक है भाई, हाँ बताइए। तो फिर मैं TGT दे पाऊंगा? TGT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, TGT पे कल चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज का चर्चा हम PGT सेंटर कर रहे हैं। यस सुरभि, यस नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है कक्षा, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू सिंटू, सॉरी सिंटू नॉट, आई विल कम टू सुरभि। यस सुरभि, यस प्लीज, क्विक। हेलो, मैं आवाज आ रही है? सर मैंने ना ग्रेजुएशन 23 में पूरा किया था, मैं 2023 में, और उसी के बाद मैंने इग्नू से MSc इन्वायरमेंटल साइंस डाल दिया, एंड उसके नेक्स्ट ईयर मैंने बीएड में एडमिशन लिया, और उसी के साथ मैंने MSc जूलॉजी भी डाल दिया इग्नू से जी। तो मेरा जो ये MSc जूलॉजी भी सेम
मतलब लास्ट ईयर ही बीएड में डाला एसपीएम से अरे और तुमने एमएससी 3 साल में में ही डाला 2 ठो एमएससी 1 ठो बीएड डाल दिया है। क्योंकि सर वो मैंने ना मेरी जो 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो कोरोना के कारण 4 साल एक्सटेंड हो गई थी। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, और तो मेरा मतलब बाद में ये क्योंकि 2 डिग्री साइमल्टेनियसली है, बीएड खत्म होते होते मेरे दोनों एमएससी भी खत्म हो जाएंगे। जूलॉजी तो साथ में खत्म होगा। मेरा कोर्स सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो वो बीएड के साथ उसका 1 टाइम 2 डिग्री का कोई इशू तो नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बीएड डिग्री के साथ अगर आपने साथ में पीजी डाल रखा है तो बिल्कुल दिक्कत होगा पीजीडी का टीचर अप्लाई करने में। और अगर जैसे कि इग्नू में ये है कि 2 साल की डिग्री हम 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो भी होगा क्योंकि ज्वाइनिंग ईयर पुराना ही है आपका। अगर आपको फ्रेश एडमिशन लेना है तो बाद में फिर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जब भी तो मैंने रिजल्ट खोलोगी तो ज्वाइनिंग ईयर तो वही शो करेगा ना। ये थोड़ी ना कि आज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2 साल में कॉलेज में गया, उसके बाद मैं गया तो मैं कहूँ मेरी डिग्री तो 3 ही साल की होनी चाहिए। नहीं, मेरा ड्यूरेशन तो वही होगा जहाँ से मैंने शुरू किया था और जहाँ मैंने कंप्लीट किया था। आप अपने लॉजिक से सोचिए क्या होना चाहिए। नहीं ये एक मतलब एक रेगुलर मोड से हो गया था, एक डिस्टेंस वो मोड से ठीक हो है, गया आप था। अपने लॉजिक से बताइए। एक डिस्टेंस और सर एक डिस्टेंस और एक रेगुलर तो सुनिए, ये बहस आपको मेरे से नहीं करना है। आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बाहर कर देगा, और बिहार में ही किया है अभी, ठीक है। और एक डिस्टेंस एक रेगुलर बीएड की डिग्री पे लागू नहीं होता। बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। आप 3 ही साल में 2 मास्टर्स और 1 बीएड डाल दिए हैं आपको, और आप जबरदस्ती ये कि आप जबरदस्ती सोच रहे हो बेसिकली कि एक डिस्टेंस एक रेगुलर से। नहीं भाई, बात उसकी नहीं है। बीएड डिग्री के साथ मान्य नहीं रहता है। और हाँ, इग्नू तो अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है ये बात कि हमारे मास्टर्स के साथ कोई बीएड कर रहा है तो मान्य नहीं है। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मान्य नहीं है। इग्नू ये बात अपने वेबसाइट पर लिख रखा है, ठीक है। बीएड एक एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, ठीक है। इस पर मैं डे 7 पे चर्चा करूंगा 2 डिग्री वाले पर, ठीक है सुरभि? सर थैंक यू सर। ठीक है, यस मान्य, यस प्लीज। सर हेलो सर। जी सर मेरा भी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल रहा है और सर मेरे अगले साल बीएड करना है। तो सर मैं जैसे मेरा बीएड 2 साल का होगा तो सर मैं जो अपनी बीएड के साथ अपनी एमएससी कर सकती हूँ? जैसे बीएड मेरी रेगुलर होगी, ठीक तो है। सर मैं अपनी एमएससी डिस्टेंस से या फिर देखो, पहले तो irregular एमएससी कर डिस्टेंस ऐसे सच पहले होता नहीं था, अब होने लगा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से। लेकिन बीएड के साथ अगर आप पीजीटी में अप्लाई करेंगे और कल को उस डिग्री को यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है उसके साथ दूसरा मास्टर्स का डिग्री लेने पर क्वेश्चन मार्क है अभी भी, ठीक है। जैसे सर केवीएस वगैरह में दिक्कत होगा? जी मोस्ट प्रोबेबली यस, क्योंकि अभी बिहार में जो बच्चों ने कर रखा था उनको नहीं लिया है उन लोगों ने। जैसे सर मेरा बीएड तो पर मेरा रेगुलर होगा और मेरा ये जो बात आप MSc है- जब सेलेक्ट होइएगा तो केवीएस वालों को बोलिएगा, लेकिन मेरा बीएड तो ऐसे है वैसे है, ठीक है। नहीं सर मेरा डाउट ये नहीं था, मैं आप आपसे बात नहीं समझ रही हो। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आप इस बात को एकदम हार्ड लैंग्वेज में ही समझिए कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको मेरे से इस बात को आर्ग्यू करना है कि सर लेकिन ये तो मैंने ऐसे कर रखा हो तो मैंने ऐसे कर रखा हो। वो आप जो बता रहे हो मैं समझ गया आपने कैसे कर रखा है। ये बात केवीएस में आपका सुनने वाला कोई बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिमाग में इतनी अनसर्टेनिटी लेके आप तैयारी कैसे करोगी कि मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दिया कि रिसेंटली बिहार में उसका रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है, और जाके इग्नू की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखा है इस बात को कि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ ये डिस्टेंस वाली डिग्री नहीं लेनी है, क्योंकि उस पर क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। मान्या? और सर आपका जो आईपी का जो अगले साल का मतलब अब जो होगा उसका बैच कब निकलेगा सर? अगले साल का प्रिपरेशन क्लासेस का सितंबर में आएगा, अगस्त सितंबर में आएगा, अगस्त में इनफैक्ट, ठीक है। अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। देखो एक चीज़ आप सभी लोग ये भी समझिए कि सेशन की शुरुआत में मैंने बात बोला कि जो भी बातें मैं कह रहा हूँ ये एब्सोल्यूट नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन तुमको मान लो जॉब कल को दे भी दिया कोई ऑर्गेनाइजेशन, दैट डजंट मीन कि वो रूल हो गया, ठीक है। दैट डजंट मीन कि वो रूल हो गया। हो सकता है अपवाद हो, और टीचर एजुकेशन की फील्ड में तो बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा आपको एक्सेप्शन है। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बीएड के साथ कोई भी आप दूसरा डिग्री इस तरह का परस्यू कर रहे हो, और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और बीएड और पीजी जहाँ साथ में दिखाना है तो आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। क्योंकि इस तरह के पीजीटी के कोई टीचर मेरे जानने में ऐसा नहीं है जो साथ में करके हो लिया हो। और रिसेंटली बिहार में ही अभी उन लोगों ने नहीं जॉब दिया है, ठीक है, जिनका साथ में था।
तो इसको लेकर थोड़ा आप लोग कॉशियस रहिए। देन आई कम टू संबुल अतीक, यस प्लीज क्विक। हेलो सर। जी बताइए। सर एक्चुअली आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय बीएड, तो सर मुझे ये पूछना था कि क्या सेकेंड ईयर करते टाइम हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, लाइक नहीं, इन द गवर्नमेंट सेकेंड ईयर जॉब्स में में हमेशा जो है फिल करने के लिए आपको बोलेगा कि आपका पास होना चाहिए, आपका कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सर जैसे हम मास्टर्स के टाइम पर और दूसरे एग्जाम्स भी दे देते हैं, तो ये जब कंप्लीट होने वाला होगा बीएड तब हम नहीं दे सकते एग्जाम? नहीं, कंप्लीट होने वाला नहीं रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा तभी दे सकती हैं, सिंपल सा मेंशन रहता है कि कंप्लीट होना चाहिए। तो सर कंप्लीट होने के भी 1 साल बाद हमें वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का? अब कंप्लीट होते ही अगले महीने वैकेंसी आ गई तो अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं आई तो बात ही खत्म, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा कंप्लीट करेगा, हो सकता है अगले ही महीने वैकेंसी आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। बाकी तुम ट्रायल के लिए देना चाहती हो तो बिल्कुल दे दो, फॉर्म ऐसे ही फिल कर दो, जाके पेपर दे देना, उसके बाद आगे प्रोसीड मत करना। अच्छा, अपीयर हो सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसे ही फर्जी जाके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप दे सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज और, सीटेट का पेपर दे सकती हैं बीएड के साथ साथ। क्या सर? सीटेट का पेपर दे सकती हैं बीएड के साथ साथ। सर मेरे पास पीजी है तो सीटेट तो फिर किसी में भी कंपलसरी नहीं है ना? तो नहीं दोगी? सीटेट देना जरूरी नहीं है ना? और कल को कर दिया तो इंतजार करोगे पेपर का? अच्छा सर। आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस ही केवल एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बन रहा है। अरे सीटेट कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है तो टीजीटी में तो है, कल को वहां देना पड़ जाए, कोई वैकेंसी आ जाए तो कोई बीएड वाला बच्चा ये कहे हम सीटेट इसलिए देंगे क्योंकि मुझे पीजीटी भरना है। सर एक्चुअली मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, तो उसमें टीजीटी नहीं होता ना। अरे कल को कोई टीजीटी का वैकेंसी आ गया, किसी कुछ और आ गया, एलिजिबल कर दिया, तो 2022 तक यही बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल थे, कल को फिर एलिजिबल कर दिया तो? ओके, तो सीटेट देना इज अ गुड ऑप्शन। It is a most foolish ideas, donkish ideas not giving the paper. देना आइडिया अच्छा आइडिया है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट इट्स रियली फुलिश आइडिया एंड इट्स लिटरली हिमालयन ब्लंडर दैट यू आर नॉट गिविंग सीटेड पेपर इवन आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डज इट इवन क्रॉसेज योर माइंड कि यू डोंट हैव टू गिव द पेपर ऑफ सीटेड, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में ही सभी बच्चों को सीटेड का पेपर देकर सीटेड को कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसको पेंडिंग में रखने का मतलब है कि आप उड़ता तीर पकड़ रहे हो, ठीक है। टीचर बनने के लिए सीटेट एक बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, कल को किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करोगे वो भी कहेगा सीटेट दीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ी ना बोलोगी गवर्नमेंट तो ये कह रही है, तो आपको उसको लेकर जो है थोड़ा सा जो है कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप दीजिए और इसी बार और आपको देना चाहिए, ठीक है। देन आई विल कम टू सोनिया शेरून, देन कोमल। हेलो सर। जी सोनिया फर्स्ट। यस सोनिया। सर मैंने ना, अगर मैं बताऊं तो मैंने बीएससी करी है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। देन फिर मैंने एमएससी करा है साइकोलॉजी से, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो उस टाइम पर मुझे एमफिल करना था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे बनना था, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी। तो अभी आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? देखो सोनिया, एक तो पहले तो ये एक पूरा करियर काउंसलिंग का मैटर है, ठीक है। इस पर मैं आप कभी और बात करूँगा, ये इस सेशन का टॉपिक नहीं है बेसिकली। लेकिन एज फार एज जो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कह रही हैं, पहले तो यार क्लिनिकल साइकोलॉजी एक तरह से कह लो, एक तरह से डॉक्टर टाइप का डिग्री है वो। उसमें तुमको अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ग्रेजुएशन नहीं है टेक्निकली, तो आप उस पर प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आएगी, आपको पता होना चाहिए। जो ऑल इंडिया बॉडी क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये टोटली एक अलग मैटर है, उस पर मैं आपसे दूसरे सेशन में बात करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी आप मुझे इसके रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, मैं आपका ये पूरा मैटर एकदम डिटेल में ले लूँगा, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला टोटल एकदम डोमेन अलग होता है। उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी पर अलग तरीके से पूरा कराना पड़ता है, जो आप करना चाहते हैं। अगर मैं टीचर की तरफ अगर देखूं तो मुझे अभी क्या कर सकते हैं? टीचर की तरफ देख रही है तो ग्रेजुएशन के कंपैरिजन के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। तो अभी ये 2 साल मेरे वेस्ट हो गए? ये तो तुम सोचो ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्या सोचना है। अगर तुम सिर्फ डिग्री लेने इसलिए गई थी कि तुमको नौकरी मिल जाए तो वेस्ट हो गया। तुम डिग्री लेने इसलिए गई थी कि कुछ पढ़ने जाना है तो बिल्कुल यूटिलाइज हुआ। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मेरे पास इन सब में मास्टर्स इसलिए क्योंकि मैं पढ़ने गया था,
तो मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरे लिए अच्छा है। बाकी का रही बात आपका ये, तो आपको श्योरली नए सिरे से आपको करना पड़ेगा, आपको बीएड में एनरोलमेंट करना पड़ेगा, आपको पीजी में एनरोलमेंट करना पड़ेगा खुद को एलिजिबल करने के लिए। एमएससी साइकोलॉजी वाला बच्चा कैसे आके जी जो भी तो वो है ना, रोटी थोड़ी ना कहीं करके देगी। क्या जो भी है? ओके सर, थैंक यू सर। यस कोमल, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी जो है ग्रेजुएशन है मैथमेटिक्स और एमएससी भी मैथमेटिक्स है। मैं बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में है, पैरागोजी मैथमेटिक्स ही है मुझे। क्या फिर से आइए, क्या किया आपने? पीजी के क्या पूछ रही हैं आप? सर मेरी पीजी भी है, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन है केएमसी कॉलेज से। ठीक है। और जो मेरी बीएड है वो एसपीएम से चल रही है, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से। ठीक है। तो सर मेरा जो डाउट है, मतलब मैं जब तैयारी करने के लिए जा रही हूँ तो मुझे जो सोर्सेज है, मतलब क्या मटेरियल मैं प्रीफर करूँ या किस टीचर्स को मैं प्रीफर करूँ अपना जो मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स को, वो मेरा थोड़ा डाउट है। वो मुझे मतलब उस चीज़ की गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए कोमल, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अपने ग्रेड्स और पीजी वगैरह के बेसिस पर तो आपकी एलिजिबिलिटी में तो कहीं क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। आप टीजीटी में भी एलिजिबल हैं, आप पीजीटी में भी एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड रही बात कि कहाँ से पढ़ें, तो यार ये तो टोटली आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि भाई किस टीचर के पास आप मैथ्स कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप शुरू कैसे कर सकती हैं। आप सिलेबस उठा लीजिए केवीएस का और DSSB का मैथमेटिक्स का, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म वो देखने के बजाय कि किसी एक टीचर के पास जाएं, आप केवीएस का पूरा सिलेबस उठाइए, DSSB का पूरा मैथ का सिलेबस उठाइए, उसको प्रिंट करके अपने पास रखिए और उसको ना टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकता है कि आपको कोई और टीचर समझ में आ रहा हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकता है कि आपको कोई और टीचर समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये बहुत नेचुरल सी पॉसिबिलिटी एक है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहता है कि सब्जेक्ट को लेकर ना सिर्फ एक टीचर पर रिलाय करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। हमेशा किसी भी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है और आपको टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा कि ये मुझे कहाँ से पढ़ना है या फिर ये चीज़ मुझे कहाँ से देखना है, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का प्रिपरेशन कर रही हैं तो यही सही तरीका है कि आप सिलेबस प्रिंट करिए, ना कि बुक और टीचर ढूंढने के बजाय सिलेबस टॉपिक और मैंने कहाँ से सिलेबस पढ़ना निकाल लिया था, मतलब लेकिन जैसे टॉपिक्स आते हैं कि है। तो इसमें बस डाउट कोमल, आ तो रहा बस ऐसा करो ना कि टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ। है। ओके सर, मतलब पीवाईक्यू के मतलब कोई ऑथर्स वगैरह आप सजेस्ट कर पीवाईक्यू का सकते कोई हैं? ऑथर नहीं होता, पब्लिकेशन की आती है, अलग अलग पब्लिकेशन की, ठीक है वही आपको। सब पब्लिकेशन। हाँ, पीवाईक्यूज के लिए पब्लिकेशन होता है, ऑथर नहीं, ठीक है कोमल। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू एनी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। तो मेरा डाउट ये है कि जैसे अभी मैं 2024 सेशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इग्नू से, तो फिर लेकिन अगर अब मैं बीएड करूँ तो वो वैलिड होगा ईसीएस से या फिर मुझे पहले वेट करना पड़ेगा एमए फिनिश होने का? पहले कंप्लीट कर लीजिए तब करिए, जानती है क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को नोटिस शो ही कर दूँ। कुछ ऐसी महान आत्माएं भाई ने समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और लोग भी मैं देख रहा हूँ कह रहे थे सेम चीज़। मैं आपको एक नोटिस शो कर दूँ। देखो ये नोटिस इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। जो नोटिस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। जब 2 डिग्री वाला 2022 में आया था 14 अप्रैल के अराउंड, उसके बाद इग्नू ने क्लैरिफिकेशन दिया था, स्कीम ऑफ परस्यूइंग 2 यूजी और पीजी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इन इग्नू। यहाँ पर जब तुम नीचे की तरफ आओगी तो तुमको देखने के लिए मिल जाएगा पॉइंट नंबर सी, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स falling under the ambit of regulatory bodies like AICTE, All India Council for Technical Education, NCTE, National Council for Teacher Education, and INC, Indian Nursing Council, will not be permitted till such time the regulatory bodies come out with their respective guidelines in this regard. तो बीएड का जो डिग्री होता है वो NCTE अप्रूव्ड होता है। कोई भी संस्था आपको बीएड का डिग्री दे रही है तो NCTE अप्रूव्ड ही है। तो ये इग्नू अपने वेबसाइट पर ये बात लिख के देता है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करोगे बीएड का, तो उनके साथ देखना लिखे रहते हैं वो लोग कि हम बीएड के साथ दूसरा मास्टर्स का डिग्री नहीं करने देंगे, ठीक है। देखो करने वाले कर रहे हैं, लेकिन कल को पीजीटी में अप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कल को आप पीजीटी में अप्लाई करोगे दिक्कत हो जाएगी, नहीं, ठीक है। नहीं तो रिकमेंडेड यही रहता है कि उसको करने के बाद करिए, ठीक है। यस डीके, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
हाय गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी मेरा इग्नू से मास्टर्स चल रहा है, फाइनल है सर, जून में एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है सर पीजीटी के लिए मुझे अब मैं बीएड के लिए जाऊंगी ना सर? यस। ओके सर, और उसके लिए फिर सीटेट का पेपर 2 देना पड़ेगा ना सर? नहीं, पीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 नहीं देना होता सर आप प्लीज थोड़ा बता दीजिए। पीजीटी का नहीं देना होता सीटेट का पेपर 2 पीजीटी के लिए। ओके, ठीक है, और अगर टीजीटी के लिए देना है तो? देना पड़ता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी भी पीजीटी के टीचर के लिए सीटेट कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। ये सोनिया आप कुछ कह रही हैं? सर एक टीचर ने, मैंने पूछा था इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने ऐसे बोला कि अगर लाइब्रेरी साइंस में मैं कर लूं तो किस उससे चीज़ के अच्छे रिगार्डिंग ऑप्शन। किस चीज़ के रिगार्डिंग आपने पूछा था? हेलो सर, किस चीज़ के रिगार्डिंग आपने पूछा था एक टीचर से? मैंने मतलब यही पूछा था कि अगर मैं 1-2 साल में अगर जॉब चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी, तो इसमें पूछा था। नहीं, प्लीज़ कम अगेन, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है सर, मैंने ये पूछा था कि मैंने साइकोलॉजी कर रखी है मास्टर्स, ठीक है, अभी मुझे 1 या 2 साल में जॉब चाहिए, तो उन्होंने ये बोला था कि 1 साल मैं लाइब्रेरी बिलीव कर सकती हूँ, तो उससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ। आप बीच में कुछ कमेंट कर रही थी थोड़ा देर पहले अभी। हाँ, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था आपसे। अच्छा, देखो यार, सबसे पहली बात तो सबसे पहले ना, मतलब कभी भी ज़िंदगी में ना कोशिश ये करना चाहिए कि कमी और खामी अपने साइड पर, अपने एंड पर देखें। हम किसी टीचर के पास गए हैं, उन्होंने कहा 1 साल वाला डिग्री ले लो क्योंकि हमको 1 साल में नौकरी चाहिए। अरे तुमको डिग्री मिल जाएगी, नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। और तुम्हारा नौकरी के पीछे भी क्राइटेरिया है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। भैया, आप आज BLIS का डिग्री 1 साल का कंप्लीट कर रही हैं, पहली चीज़ तो कंप्लीट करते ही अगले दिन आपके लिए वैकेंसी नहीं आएगी, और आ भी गई तो क्या गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर लेंगी? बीइंग एलिजिबल फॉर एग्जाम डजंट मीन दैट यू विल मेक थ्रू द एग्जाम, ठीक है? तो प्लीज़, जब आपको जॉब वगैरह का प्लान बनाना है तो जॉब एक अलग चीज़ है, डिग्री एक अलग चीज़ है। चाहे आपको देख के लगता हो कि हमको डिग्री इसलिए लेना है क्योंकि नौकरी करना है, नहीं भाई, ये सिर्फ एक महज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और किसी टीचर ने आपको ये सजेस्ट कर दिया कि तुमको 1 साल में नौकरी चाहिए तो जाके लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ले लो। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स सिर्फ 1 साल का होता है। यहाँ बहुत सारे बीएड वाले भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो टेक्निकली तो बीएड के बाद टीचर बन ही जाना चाहिए था। तो प्लीज़, जब डिग्री उग्री का आप लोग थोड़ा डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करके लीजिए। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, क्योंकि 1 साल बाद तुम लाइब्रेरी साइंस की टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगी, दैट डजंट मीन कि तुम क्वालिफाई कर लोगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एलिजिबल भी नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह पर कंप्यूटर का डिग्री भी साथ में मांगता है। तो 1 साल आपको वो भी करना पड़ेगा, तो वो भी देखना है, ठीक है? उसके बाद आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तब जाके कुछ काम बनेगा। चलिए ठीक है, तो फॉर नाउ आई एम रैपिंग अप द सेशन। जिनको भी कुछ डाउट और क्वेरी है वो रुक जाएंगे। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। और उससे पहले जो कल का जो शेड्यूल है, जहाँ पर मैं TGT के रिगार्डिंग चर्चा करूँगा, तो अगेन आप लोगों के लिए न्यू लिंक आएगा, ठीक है? स्ट्रांग रिकमेंडेड है। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में डायरेक्टली उनके फैकल्टीज़ वगैरह ने मेरा लिंक वगैरह सेंड कर रखा था, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपके यूनिवर्सिटी को मैं लिंक सेंड करूँ ही, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप ये DB वेबिनार ये लिख करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए सेशन को ज्वाइन करने के लिए। बाकी के 8 दिन, आज डे 1 था, बाकी के 8 दिन जो है अलग अलग टॉपिक पर हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग TGT पर बात करेंगे, और डेली बैट्स के जो और भी फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, जिन्होंने NVS क्वालिफाई कर रखा है, जिन्होंने BPSC क्वालिफाई कर रखा है, मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि वो आपके साथ अवेलेबल रहें। लेकिन यार थोड़ा बहुत आप लोग भी रीड करके आइए, और प्लीज़ सिर्फ डिग्री के बेसिस पर मत जाइए। सर 5 बार भर सकते हैं कि नहीं सर, 2 PG कर लें सर, वापस से ग्रेजुएशन कर लें सर। मेरे टीचर ने बोला था कि तुम 1 साल का बिलीव कर लो। अरे यार, बिलीव कर लोगे तो इसका क्या मतलब? BLIS कर लेने के बाद तुरंत आपको जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर का डिग्री, उसके लिए अप्लाई करना, 2-3 साल ऐसे ही कट जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहो। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे ये बात कहता है कि तुम आज BLIS तुमने आज कर लिया,
ठीक है, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तुमने आज कर लिया तो कल तुम्हारा जॉब लग जाएगा, ये बात एक मिथ्या है। कल तुम एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बात एक अलग क्वेश्चन मार्क है। तो अगर तुमको ये है कि 1 ईयर में तुमको जॉब चाहिए तो नहीं, फिर वो तो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर तो आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, फिर तो आपके पास अलग अलग स्किल सेट होना चाहिए जिससे आपको सेल्फ रनिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट संस्थाएं आपको जॉब दें। ठीक है, फिर तो आपके पास वो होना चाहिए, फिर आपके पास स्किल होना चाहिए, फिर आपके पास डिग्री से ज़्यादा प्रायोरिटी आपके स्किल पर होना चाहिए। इसीलिए तो सेशन के शुरुआत में मैंने बोला कि 9th डे पर एक जॉब रेडी स्किल या फिर स्किल सिखाया जाएगा, क्योंकि जो स्किल्स यहाँ पर डेली बैच में मेंशन्ड है, आप मेरे से पूछो, मेरी अंतरात्मा जानती है ये बात कि जो यहाँ लिखा है ये अकेले में पर्याप्त नहीं है, लेकिन लोगों को इतना भी नहीं आ रहा है, लोगों को इतना भी बेसिक नहीं आता है। वो किसी प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो तब तक इंतजार करते रहते हैं, कल को मेरा गवर्नमेंट लग गया तभी तक हम टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, एक से एक प्राइवेट संस्थाएं आपको अच्छा पेमेंट दे रही हैं अगर आप अपना स्किल्स को वर्क कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो तो। खैर, कल 31 मार्च पर टीजीटी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पीआरटी पर चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी अगला सेशन ज्वाइन करिए थोड़ा सा आप उस पर रीड करके आइए, और मैं कोशिश करूंगा कि साइंस का चीज़ और क्या कहते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो भी डेली बैच के अलग अलग क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं वो आपको उस क्वेरी को एंटरटेन करें। लेकिन अगेन अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए यार। जस्ट बिकॉज कोई फैकल्टी किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड एट दैट डजंट मीन कि वो तुमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगा, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना देखने का पर्सपेक्टिव होता है। तुम अपने किसी टीचर के पास गए, सर हमको 1 साल में नौकरी चाहिए, उन्होंने कह दिया BLIS कर लो, क्योंकि तुम गए थे तो उन्होंने बोल दिया। भाई डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे पीठ में दर्द हो रहा है तो दे देगा 2 टैबलेट, ले लो खा लो, क्योंकि भाई उसके पास गया 100 रुपये फीस दिए, वो कुछ देना था तो दे दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेकर स्वयं सजग और सावधान आप खुद रहेंगे। ठीक है, टीचर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं डिग्री इस बेसिस पर कि उस जॉब में आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इस बात की समझ के साथ द रियल शक्ति, द रियल पावर लाइज इन द नॉलेज। आप लोगों के साथ कल मैं इसी सेशन में मिलूंगा 4 PM पर। वापस से ज्वाइन करने के लिए नया लिंक आएगा। कोई भी इसको यूट्यूब वगैरह पर देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दे रखा है। DB वेबिनार जो कोड मैंने बोला उसको लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिनको भी कुछ डाउट रह गया रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।